अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं जनाब। आज का जो हमारा क्लास टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, वो सर डिफरेंट मेन्यू बार्स के डिफरेंट ऑप्शंस हैं। कुछ फार्मूले हैं जो मुझे मार्कशीट में, इंपॉर्टेंट फार्मूले जो मुझे मार्कशीट में आपसे डिस्कस करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स से मुझसे रिक्वेस्ट की थी मेरी क्लास में कि सर ये फार्मूला आप मुझे मेरे लाजमी करवाएं, तो मैंने उन्हें लास्ट क्लासों में करवाया है, कल करवाया। मैंने कुछ सोचा क्यों ना आप लोगों से भी डिस्कस कर लूँ कि एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा कुछ मेन्यू बार्स में कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं जो मुझे आपको आज करवाना है, जो रह गए थे, जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। सबसे पहले मेन्यू बार में डेटा का मेन्यू है। डेटा के मेन्यू में आज जो हमने पढ़ना है वो सॉर्टिंग पढ़ना है, ग्रुप अनग्रुप पढ़ना है, कंसोलिडेट का पढ़ना है, ठीक है। डेटा वैलिडेशन पढ़ना है। डेटा वैलिडेशन पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन उसके अंदर हम ड्रॉप डाउन लिस्ट किस तरह से बनाते हैं। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है पायोट टेबल और पायोट चार्ट, हम किस तरह से बनाएंगे, ठीक है, उसको देखेंगे, ठीक है। उसके बाद रिव्यू के मेन्यू में हम प्रोटेक्ट शीट यानी शीट के ऊपर पासवर्ड किस तरह से लगाते हो और प्रोटेक्ट वर्कबुक, पूरे वर्कबुक पर किस तरह से को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजें आज की क्लास में हम देखेंगे। फिर व्यू के मेन्यू में हम फ्री स्पैन देखेंगे, फ्री स्पैन क्या चीज होती है, ठीक है। इसके अलावा जनाब अली फॉर्मेट सेल के अंदर हम देखेंगे सेल फॉर्मेटिंग, रॉ की अलाइनमेंट्स वगैरह, ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम आज की क्लास में देखेंगे। फिर होम के मेन्यू से हम फाइल पासवर्ड और प्रिंट का ऑप्शन आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ जनाब मार्कशीट के ऊपर। मार्कशीट के ऊपर आपके सामने एक रिजल्ट का फॉर्मूला है। 3 फॉर्मूले मैं बताऊंगा मार्कशीट के ऊपर, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला फॉर्मूला जो है वो रिजल्ट का है, दूसरा है रैंक का फॉर्मूला और तीसरा है मैच का फॉर्मूला। रिजल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, मैंने इफ की कंडीशन तो आपको रिजल्ट पता करना, जैसे आपने देखा होगा मैट्रिक और इंटर की मार्कशीट के ऊपर, जैसे मैंने मार्कशीट बनाई थी, मैंने 5 सब्जेक्ट दिए थे। पहले हमने उसका टोटल निकाला, फिर परसेंटेज निकाला, फिर ग्रेड निकाला था, फिर मार्क्स निकाला था, फिर उसकी जीपी पता की थी, तमाम पूरी पूरी मार्कशीट क्रिएट कर दी। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, अभी ऐसा हो जाए कि 5 सब्जेक्ट थे, एक सब्जेक्ट 100 नंबर का था, ठीक है ना, एक सब्जेक्ट में और कम से कम मार्क्स वो 40 ले सकता था, ठीक है। 40 टू 100 के दरम्यान एक सब्जेक्ट में वो मार्क्स लेता। अगर 40 से वो अगर मिनिमम नंबर लेता तो वो स्टूडेंट का रिजल्ट क्या है? जाहिर सी बात है, अगर मार्क्स में अगर देखा जाए रिजल्ट उसका फेल है। कि 5 सब्जेक्ट में सपोज 4 सब्जेक्ट में भले से उसने अच्छे नंबर ले लिए, लेकिन एक सब्जेक्ट में उसने अगर नंबर अच्छे नहीं लिए और 40 से भी कम नंबर है, 25 नंबर है, तो उसका मतलब रिजल्ट उसका फेल होगा। इसी तरह प्रैक्टिकल में, अगर प्रैक्टिकल में सपोज 8 नंबर तक पासिंग मार्क्स है, लेकिन उसने 7 नंबर ले लिए, तो 1 नंबर से फेल हो जाता है। तो इस तरह से आज हम एक फॉर्मूला लगाएंगे सब्जेक्ट्स के ऊपर, इफ की कंडीशन, इफ और मिनिमम का की कंडीशन के साथ हम एक फॉर्मूला लगाएंगे। इसके अंदर हम ये कहेंगे, हम सब्जेक्ट के ऊपर ये कंडीशन लगा देंगे, अगर सब्जेक्ट के मार्क्स 80 से अबव हो तो ये बच्चा पास है, रिजल्ट पास शो करे। अगर 40 से कम है तो ये फेल शो करे। तो वो किस तरह से करेंगे जनाब, ये उसके बाद फिर हम रैंक पता करेंगे। रैंक का मतलब क्या होता है कि सपोज जो हमारा ए ग्रेड है उसकी रैंक क्या है, 1 पे है, 2 पे है। तो इस तरह से हम ग्रेडिंग के हिसाब से उसकी रैंक भी पता कर लेंगे, ठीक है। पहले चलते हैं मार्कशीट पे। तो मार्कशीट पे सबसे पहले रिजल्ट का फॉर्मूला, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये हमारे पास सब्जेक्ट अवेलेबल है, ये सब्जेक्ट अवेलेबल है। इन सब्जेक्ट में अगर 40 से और 100 के दरमियान नंबर है तो बच्चा पास है। 40 से लेस देन है तो हम इस शीट के ऊपर हम कंडीशन लगा देंगे, अगर ये 40 से लेस देन होगा तो बच्चा फेल। रिजल्ट क्या शो कराएगा यहाँ पर? पास या फेल लिखा होगा, जैसे मैट्रिक और इंटर यूनिवर्सिटी की मार्कशीटों में हमारे लिखा हुआ होता है, ठीक है। कैसे करेंगे जनाब? बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको नजर भी आए। आपको इसके लिए सिंपल सा करना है, आपने कंडीशन लगानी इफ की कंडीशन के साथ आपने लिखना है MIN मिनिमम, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करना है। फिर आपने सब्जेक्ट को टारगेट करना है, सब्जेक्ट किस पे क्या है जनाब, मैथ किस कॉलम पे है, सी के कॉलम पे, रॉ कौन सी चली 5। तो यहाँ पर आप क्लिक कर लेंगे C5। कहाँ तक लेके जाना है आपने जनाब? इंग्लिश G5 पे। तो आपने यहाँ से क्लिक करना है और यहाँ से G तक को हाईलाइट कर लेना है, ठीक है। हाईलाइट करने के बाद इस ब्रैकेट को कर देना है क्लोज। उसके बाद आपने लगाना है ग्रेटर देन इज इक्वल टू, आपने कहना है कि अगर ये जो सब्जेक्ट हमने सेलेक्ट किया मिनिमम, अगर ये 40 से अबव हो, यानी 40 से अबव हो, तो कॉमा स्टेटमेंट ये क्या शो होना चाहिए? स्टेटमेंट में ये पास शो होना चाहिए, ठीक है। और अगर इसके नंबर मिनिमम 40 से कम है तो कॉमा डबल कोटेशन, ये क्या शो होना चाहिए जनाब? ये फेल शो होना चाहिए। ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर देंगे हम सिंपल, ठीक है। क्या ऑप्शन आ रहा है हमारा, हम देखते हैं हमने क्या किया। सॉरी, यहाँ पे हमने डबल कोटेशन नहीं लगाया, अब हम डबल को स्टेटमेंट में लाजमी डबल कोटेशन लगाते हैं कंडीशन में, ठीक है। और यहाँ पे भी देखें मैंने नहीं लगाया डबल कोटेशन,
तो यहाँ पे भी मैं डबल कोटेशन लगाऊंगा और एंटर कर दूंगा। देखिए आ गया फॉर्मूला हमारे पास। तो मैं दोबारा दिखा देता हूँ। देखिए फॉर्मूले में क्या है, इज इक्वल टू इफ C5 से G5 टोटल ग्रेटर देन स्टिल कॉमा डबल कोटेशन, ठीक है, पास स्टेटमेंट में लिखा, फिर डबल कोटेशन कॉमा, अगर ये 40 से कम है तो ये फेल होगा। एंटर किया आपने, ठीक है। उसके बाद इसको आप ट्रैक कर देंगे। तो देखिए जिस सब्जेक्ट में जहां ये फेल लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि किसी सब्जेक्ट में उसके 39 से कम मार्क्स हैं। यहाँ पे देखें कंप्यूटर में इसका 35 है, तो ये फेल है बच्चा। और यहाँ पर भी देखें ये फेल है। अगर सपोज ये किस सब्जेक्ट में फेल है जनाब, ये फेल है मैथ में, अगर मैं इसको 40 कर देता हूँ तो ये देखें बच्चा पास हो जाएगा। तो ये था जनाब हमारा रिजल्ट का फॉर्मूला, यानी इफ मिनिमम के साथ हमने रिजल्ट का एक फॉर्मूला बना लिया, ठीक है। इसको मैं इंशाल्लाह नोटपैड पे कॉपी पेस्ट भी कर दूंगा, वो आपसे शेयर कर लूंगा, ठीक है। यहाँ पे भी दिखाता हूँ, दोबारा देख लें, इक्वल्स टू मिनिमम, और ठीक है जिस सब्जेक्ट को है ना हमने उसको टारगेट किया, फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू हमने यहाँ पे वैल्यू सेट करवा दी कि अगर 40 से अबव हो तो ये पास हो, और अगर कम हो तो ये फेल हो, ठीक है जनाब। उसके बाद अब रैंक का फॉर्मूला लगाना है। रैंक का क्या डिस्क्रिप्शन है वो चेक कर लेते हैं। पहले रैंक के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम परसेंटेज को सिलेक्ट करेंगे, किसी एक परसेंटेज को लेंगे, फिर पूरे परसेंटेज को हाईलाइट करके 0 कर देंगे, ठीक है। कैसे करेंगे जरा ये भी चेक कर लीजिए। अब सपोज इसमें किसकी क्या रैंक है, इज इक्वल टू हमने रैंक का फॉर्मूला लगाया, ठीक है, आर ए एन के, सिंपल रैंक का फॉर्मूला लगाया हुआ मैंने, ठीक है। यहाँ पे देखें टैब दबा देंगे तो ये हो जाएगा। रैंक के फॉर्मूले के बाद हमने परसेंटेज को टारगेट करना है। परसेंटेज किस कॉलम पे, I5, हमने I5 लिखा, यहाँ पे लिखा है कॉमा। कॉमा के बाद जनाब आली हमने इस पूरे को यहाँ से ऊपर से लेके नीचे तक सिलेक्ट कर दिया, ठीक है, और कॉमा लगा के हमने 0 सेट करवा दिया और ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस कर दिया, ठीक है। अब ये देखें ये 3.5 पे, ये थर्ड रैंक पे आपने मैंने इसको और रैक कर दिया। तो यहाँ पे देखें 4 था 1 रैंक पे, तो जो भी जिस रैंक के ऊपर है वो उस रैंक के हिसाब से आके 3, ठीक है। ये 4 पे है जनाब, ये 62 पॉइंट, तो ये जिसके जो रैंक होंगे उस हिसाब से ये आ रहा होगा, ठीक है। क्लियर है जनाब। उसके बाद जनाब हम अगले फॉर्मूले की तरफ आ जाते हैं। रैंक के लिए भी इज इक्वल टू, मैं फिर बता, इज इक्वल टू रैंक I5, यानी पहले परसेंटेज का किसी भी लोकेशन को आप टारगेट कर लो, पूरे परसेंटेज को सिलेक्ट करके आपने कॉमन से करके 0, तो आपको रैंक बता देगा, ठीक है। उसके बाद जनाब एक ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास रोल नंबर, ठीक है ना। अब स्टूडेंट नेम है ड्रॉप डाउन, तो अब ये से यहाँ पर आसिम है, बासित है, मुझे इन स्टूडेंट का पूरा एक लिस्ट बनाना है, ठीक है। लिस्ट बनाने के बाद वो स्टूडेंट किस रोल नंबर के ऊपर है, अगर मुझे वो मैच करवाना हो उस स्टूडेंट के नाम से, तो कैसे करवा सकते हैं। इसके लिए मैं इसका थोड़ा सिंटेक्स बता दूं एग्जांपल। इक्वल्स टू मैच का फॉर्मूला दिखाएंगे, पहले आप नेम लिखेंगे, फिर एरिया ऑफ नेम, और उसके बाद आप फॉल्स के लिए 0, फॉल्स लिख दिया, 0 लिखना, बात एक ही है। कैसे करेंगे जनाब, पहले वो देख लेते। पहले तो मैं ड्रॉप डाउन के लिए मैंने यहाँ पे क्या, यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए एक ऑप्शन आपसे शेयर करूंगा, डेटा वैलिडेशन के ड्रॉप डाउन लिस्ट किस तरह से बनाते हैं। तो पहले मैं इसको मैं ओके कर लेता हूँ। ड्रॉप वैलिडेशन में उस नाम का पहले ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेता हूँ, फिर उस लिस्ट से मैं मैच के फॉर्मूले को उसका रोल नंबर मैच करवाऊंगा, ठीक है। किस तरह से बनाएंगे जनाब, वापस आते हैं जनाब अपनी शीट के ऊपर। कहाँ पे बनाना है जनाब, हमने बनाना है जनाब स्टूडेंट नेम पे, हमने लिस्ट बनाना है, पूरी लिस्ट करेगी, ठीक है। तो उसके लिए हम जाएंगे डेटा के मेन्यू में, हम यहाँ से जनाब जाएंगे डेटा वैलिडेशन, और यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या है, एनी वैल्यू हमने क्या बनाना है, हम यहाँ से, ठीक है, क्लिक करेंगे सिंपल। क्लिक करने के बाद हम, ठीक है, हमने सिंपल क्लिक करने के बाद हमने जाना है लिस्ट के ऊपर, ठीक है। लिस्ट पे जाने के बाद हमने इसका सोर्स देना है कि भाई सोर्स कहाँ से होगा, हमने सोर्स पे क्लिक कर दिया कि भाई इसकी सोर्स होगी ये, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या कर देना, सिंपल ओके। यहाँ पे देखें आपके सामने लिस्ट आ रही है, ठीक है, नजर आ रहा है आपको लिस्ट, ठीक है। अब आप किसी भी एक लिस्ट को क्लिक कर लें, देखिए फैसल, ठीक है। अब लिस्ट में कोई भी जायद, अब सपोज करें मुझे नहीं पता हारून का क्या रोल नंबर है, उसको मुझे अगर मैच करवाना है इस रोल नंबर से कि हारून का इस रोल नंबर में कौन सा नंबर है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे जनाब इज इक्वल टू MATC, मैच का फॉर्म है MATCH मैच, ठीक है, ब्रैकेट ओपन। कहाँ से मैच करवाना है, मैंने कहा भाई यहाँ से स्टूडेंट नेम से, हमने इसको स्टूडेंट नेम को टारगेट कर लिया, ठीक है, यानी कि B16 को, फिर हमने कॉमा लगाया और उसके पूरे लिस्ट को, स्टूडेंट नेम को, ठीक है, फिर कॉमा लगा के मैंने क्या कर दिया 0, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब देखिए जनाब हारून किसके ऊपर है, हारून है 5 पर, क्लियर है, यहाँ पर आ रहा है 5। अब मैं तनवीर पे सिलेक्ट करता हूँ ना, तनवीर किसको, या सुल्तान पे, तो यहाँ पर आए ड्रॉप डाउन लिस्ट के ऊपर। अब मैं यहाँ से इस लिस्ट में मैं करता हूँ सुल्तान को,
सुल्तान किस नंबर पे? सुल्तान 7 पे। मैं 62 को सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से लिस्ट में 62 का नाम कहाँ है अभी, इससे ऊपर कर लेता हूँ 62, 62 2 पे। तो ये होता है जनाब मैच का फॉर्मूला। क्लियर हो गया जनाब? एनी प्रॉब्लम? तो ये मार्कशीट में ये 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे जो मुझे आपसे डिस्कस करना था। पहला इफ मिनिमम का यानी रिजल्ट का फॉर्मूला, किस तरह पास फेल किस तरह से हम निकालते हैं। दूसरा रैंक का, रैंक किस तरह से पता करते हैं, किसी की रैंक पता करना मिलिट्री वगैरह, वहां पे भी आप यूज कर सकते हैं गवर्नमेंट महकमे वगैरह, ठीक है। उसके बाद जनाब तीसरा मैच, यानी कि किसी नाम से अगर उसका रोल नंबर मैच करना है या उसका आइटम कोड मैच करना है, यानी किसी भी स्टॉक शीट वगैरह इन्वेंटरी वगैरह बने तो आप उसमें भी आप यूज कर सकते हैं। यानी आइटम नेम से उसका कोड पता कर सकते हैं, उसके इनवाइस नंबर आप पता कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं जनाब। आगे ऑप्शन क्या है? सबसे पहले हमारे पास सॉर्टिंग है। अब हम आते हैं जनाब मेन्यू बार में डेटा के ऑप्शन में। तो सबसे पहले सॉर्टिंग पढ़ेंगे हम, फिर हम पढ़ेंगे ग्रुप अनग्रुप, उसके बाद कौन सा डेट देखेंगे। तो सबसे पहले सॉर्टिंग क्या चीज होती है? मैं सॉर्टिंग के लिए आ जाता हूँ मार्कशीट्स के ऊपर। देखिए जनाब, सबसे पहले मैंने जैसे अभी आपको बताया था, जैसे मैं एक काम करता हूँ मिसाल के तौर पे। अब जैसे ये नंबर सॉर्टिंग पे है ना, मैं इसकी है ना, मैं किसी और दूसरी शीट के ऊपर आ जाता हूँ। जैसे 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 एक मिनट दीजिएगा मुझे प्लीज, मैं देख लेता हूँ ना किसी का। जैसे ये सैलरी शीट के ऊपर यहाँ पे नॉर्मल एक डेली वेजेस शीट बनी हुई है ना, मिसाल के तौर पे जनाब जनाब इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ क्योंकि बहुत बड़ी शीट बनी हुई है, ठीक है। ये जैसे शीट है, सपोज करें यहाँ पर हमारे पास कितने नाम है? आसिम, बासित, दानिश, फैसल और कामरान, ठीक है। ये 5 नाम है हमारे पास जनाब अली। मैं चाहता हूँ जनाब, अगर मैं ये सपोज कर लीजिए डिसेंडिंग, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जाहिद। एक मिनट, यहाँ लिख देता हूँ मैं जाहिद, यहाँ पे लिख देता हूँ सुल्तान, यहाँ लिख देता हूँ मैं बासित, और यहाँ पे लिख देता हूँ फैसल। अब मुझे इसको असेंडिंग करवाना है, ठीक है। नाम तो असेंडिंग से नहीं आ रहे हैं। अब जब मैं इस नाम को जनाब असेंडिंग करवाऊंगा, मुझसे स्टूडेंट ने बहुत ज्यादा पूछा कि सर हमारे ऑफिस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज आप मुझे हमें ये चीज बताएं कि जब हम इस नाम को असेंडिंग डिसेंडिंग करते हैं तो इनके साथ जो वैल्यूज होती हैं वो चेंज नहीं होती। जैसे आसिम के अंदर की ये वैल्यूज है तो ये चेंज नहीं होती, ये अपनी जगह पर स्टिल रहती है, ठीक है, ठीक है। तो ये नाम फैसल, जब जैसे मैं इसको सेंडिंग करूंगा तो जैसे जाहिद लास्ट में चला तो जाहिद की वैल्यू अपनी जगह पे ही टिकी रहेगी, लेकिन जाहिद का नाम नहीं जाएगा। तो मैं चाहता हूं सर इस तरह से हो जाए कि ये असेंडिंग डिसेंडिंग हो तो इस रॉ के कॉलम भी उसके साथ साथ असेंडिंग सेट हो। तो उसके लिए जनाब सिंपल है, उसके लिए सिंपल सा मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा। आपको उसको करना कुछ भी नहीं है, उससे करना कुछ भी नहीं है। सपोज हम यहाँ पे जैसे जाहिद का नंबर है, जाहिद को और सुल्तान को टारगेट करके कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करवाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं करवा देता हूँ जैसे जाहिद, ठीक है ना, जाहिद का, यहाँ से जाहिद को और सुल्तान को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इन दोनों को पेस्ट करवा देता हूँ। यानी किसका आया पहले, सॉरी F2, मुझे करना है जनाब जाहिद, एक मिनट, जाहिद को सुल्तान को कॉपी कर लिया मैंने, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लाकर इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। पेस्ट करने के बाद जनाब जैसे ही मैंने इसको पेस्ट किया तो आपके सामने ये वैल्यूज चेंज हो चुकी है, ठीक है। मैं इनकी वैल्यूज को डाल देता हूँ, 2 पे जाहिद थे और 3rd पे है, ठीक है। अब मैं इनकी डायरेक्शन को चेंज करूंगा। अभी आप यहाँ पे गौर करें कि जाहिद की जो बेसिक सैलरी है वो 15,000 है, ठीक है, वर्किंग डे ये थी और नेट सैलरी ये थी, ठीक है ना। अब जब मैं इसको चेंज करूंगा तो जब जाहिद यहाँ पर आएगा तो जाहिद की वैल्यू भी उसके साथ नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए कैसे कहूँ, उसके लिए सिंपल सा ट्रिक्स है, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स होते हैं जो इंशाल्लाह मैं आपको से आज की क्लास में आप के साथ ट्रिक्स भी डिस्कस करूंगा। आपने करना कुछ भी नहीं है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है, शिफ्ट की को आपने होल्ड कर लेना है, यानी जहां से आपने सेंडिंग डिसेंडिंग नंबर तो ऑलरेडी अगर सेंडिंग डिसेंडिंग नंबर नहीं होते तो नंबर से भी आप कर सकते हैं। फिलहाल आप नाम से करना चाह रहे हैं तो नाम से आपने शिफ्ट की को होल्ड रखना है, शिफ्ट की होल्ड कर रख के आपने आसिम पे क्लिक करना है। आसिम पे क्लिक करके कहां तक आपने करना चाहता है? मैंने कहा भाई ये लास्ट तक करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अच्छा एक चीज और देख लीजिएगा, इसमें इसके दरमियान ये गैप नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपने कहां तक चलना? आपने कहा इस कोने तक चलना है, आपने सॉरी आसिम पे क्लिक करना है, शिफ्ट दबाना है और यहाँ पे आसिम पे क्लिक कर लेना और लास्ट कहां तक करना है आपने? बेसिक सैलरी, और आपने इस पे क्लिक कर देना, देखिए पूरा हाईलाइट हो गया। अब आपने सिंपल जाना है होम के मेन्यू में और आपने जाना है सॉर्ट एंड फिल्टर्स, इसके ऊपर क्लिक करके आपने सॉर्ट A to Z इसके ऊपर क्लिक कर देना। आपने जैसे ही क्लिक करना है तो यहाँ देखें जायद की वैल्यू किस पे, सेकंड पे थी ना, वो कहाँ आ गई? 5 पे। जायद की वैल्यू क्या थी? 15,000 थी, मैच करें जरा, आ गई। तो ये ट्रिक्स इंपॉर्टेंट है, ये देखें। एनी प्रॉब्लम? मुश्किल आसान है,
क्लियर है जनाब? यहाँ देखें 1277। इसी तरह सुल्तान की मैच कर लें आप। सुल्तान की कहाँ है? सुल्तान की यहाँ 2000 है धन की वैल्यू। अब आप इसको डिसेंडिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए भी ऐसे ही कि आप जायद ऊपर चले जाए, तो उसके लिए भी ऐसे सिलेक्ट करें आप और यहाँ पे जाके डिसेंडिंग करवाते हैं। डिसेंडिंग के हिसाब से भी आपकी वही वैल्यूज चेंज होगी। ठीक है, तो बहुत ज्यादा डेटा शीट अगर आपके पास हो तो आप इस तरह से सेट करवा सकते हैं कि जो भी वैल्यू, जो भी नाम आगे पीछे होगा, जो भी सीरीज बनेगी नाम के हिसाब से, तो उसके साथ उसकी वैल्यू भी शिफ्ट। उसके लिए शिफ्ट दबाना है आपने, उसको यहाँ क्लिक करना है, लास्ट में क्लिक करना है और आपने दोबारा होम पे जाके सॉर्ट फिल्टर पे जाके आपने ए टू जेड कर देना। ठीक है जनाब, हो गई सेट। ये एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन था जो आपने से शेयर करना था। अगला ऑप्शन कौन सा है जनाब हमारे पास? अगला है ग्रुप अनग्रुप का जनाब। ग्रुप अनग्रुप में क्या है, इसके लिए मैंने एग्जांपल बना रखा है, वो भी आपसे शेयर कर देता हूँ। ग्रुप अनग्रुप, ग्रुप अनग्रुप। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और, एक शॉर्टकट कीज बता दूं। अभी मैं सपोज किस शीट पे था? अभी मैं था जनाब डेली वेजेस शीट पे, ठीक है ना। अब मैं शॉर्टकट कीज यूज करके मुझे आगे वाली शीट पे जाना है, यानी ग्रुप अनग्रुप वाली जो शीट है ना, डिफरेंट शीट मैंने बनाई हुई। तो आपने क्या दबाना है? कंट्रोल दबा के, ठीक है। अगर राइट साइड पे अपनी शीट जाना है, यानी कि जैसे आपको यहाँ से नजर आ रहा है ना कि ये डेली वेजेस शीट से मुझे बैलेंस शीट पे जाना है, फिर पेटी कैश पे जाना है, तो आपने कंट्रोल दबा के पेज डाउन करेंगे तो ये राइट साइड यानी फॉरवर्ड करेगा इसको, फॉरवर्ड साइड एक शीट से दूसरी शीट पे आएगा। ये देखिए दूसरी पे आ गए, तीसरी पे, ठीक है, सीरीज वाइज चलेगा। ठीक है, मुझे कहाँ जाना है? एमआईएस पे, कंसोलिडेट पे नहीं, मैं कहाँ जाना है? सॉर्ट फिल्टर पे। ठीक है, सॉर्ट ग्रुपिंग पे आ गए। अब इससे रिवर्स आना है तो कंट्रोल दबा के, सॉरी, कंट्रोल दबा के अब ये रुकी तो ये रिवर्स आएगा। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। देखिए पहला मार्कशीट, दूसरी शीट हमने कौन सा सैलरी शीट बनाई, तीसरी हमारी अटेंडेंस शीट थी, चौथी थी डेली वेजेस, इसके ऊपर है बैलेंस शीट, उसके बाद पेटी कैश, ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्मूला, ठीक है, एमआईए शीट बनी हुई है, ठीक है, सॉर्टिंग, ठीक है, और ये सॉर्टिंग ग्रुप्स। अब इस पे हमें ग्रुप्स करना है ना, समझ। यहाँ पे भी मैंने सॉर्टिंग कर रखी है, वो भी मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे भी देख लीजिए। अब मुझे ग्रुप्स बनाना है, जैसे हर नाम 3-3 4-4 दफा लिखे हुए हैं ना, तो मुझे सपोज करना है ग्रुप कर देना है, इन तीनों नाम को एक साथ ग्रुप करना है ना, कि अब जब मैं हाइड अनहाइड करूंगा तो ये नाम एक हाइड हो जाएंगे, अनहाइड हो जाएंगे, यानी ग्रुप बन जाएंगे। तो ग्रुप करने के लिए क्या करूंगा, यहाँ से पूरी लाइन को लैपटॉप, मुझे लैपटॉप को ग्रुप करना है ना, तो इस रॉ को मैंने सिलेक्ट करना है। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद, ठीक है, शिफ्ट दबा के सिलेक्ट करना, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ग्रुप करने के लिए मैं कहाँ जाऊंगा? ग्रुप करने के लिए सिंपल सा है, मैं डेटा के मेन्यू में जाऊंगा, यहाँ पे ग्रुप लिखा हुआ देखें, यहाँ से ऑप्शन ऑफ है। जैसे मैं ग्रुप करूंगा ये एक्टिव हो जाएगा, तो फिर आपने ग्रुप पे आना है। ग्रुप पे आने के बाद इसको सिंपल आपने ग्रुप पे क्लिक कर देना। अब ये देखेंगे ग्रुप हो चुका है। अब जब इसको आप मिनिमाइज करेंगे तो ये देखेंगे गायब हो गया, लैपटॉप हिडन हुआ है। लैपटॉप है जरूर, लेकिन जैसे आप प्लस के निशान को करेंगे तो ग्रुप आपके सामने आ चुका होगा लैपटॉप। अब इसी तरह आपने यूएसबी को भी करना है या प्रिंटर को करना है। 13 से प्रिंटर, इसको इस एरिया को सिलेक्ट करें, 13 से लेकर नहीं पूरे रॉ को, यहाँ से आपने पहले पूरी रॉ को सिलेक्ट करना है, शिफ्ट दबा के डाउन रखिए, नीचे तक लेकर आना है। उसके बाद फिर आपने कहाँ जाना है जनाब? ठीक है, आपने फिर ग्रुप पे जाना है। ग्रुप पे जा इसको सिंपल ग्रुप कर देना है। ठीक है, अब ये देखें ये भी ग्रुप हो चुका है, प्रिंटर भी। अब जब आप इसको बंद करेंगे तो प्रिंटर भी बंद हो चुका, गायब हो चुका है। और ये फिर तो ये दोनों चीजें शीट तो अवेलेबल, दोनों हमारे पास आइटम तो अवेलेबल है, लेकिन ये हिडन है। तो ठीक है, अब अगर हमें देखना है तो बाजू का तो होती है ना कि शीट्स हमारी बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, तो इसके लिए हम लोग ग्रुप अनग्रुप यूज करते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको खोलना है दोबारा, तो मैंने इसको दोबारा एक्टिव कर दिया और इससे भी दोबारा एक्टिव कर दिया। ठीक है, और माइनस कर देंगे तो ये बंद हो जाएंगे। ठीक है, अब सपोज इसको हटाना है ग्रुपिंग को, तो बहुत ही सिंपल है। किसको? लैपटॉप पे लगा हुआ है, किस पे लगा हुआ है ये? लैपटॉप पे ना, तो लैपटॉप को, तो आपने इस लैपटॉप को रॉ को सिलेक्ट करना है, सॉरी यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है, शिफ्ट दबाकर इस लैपटॉप को हाईलाइट करना है, ग्रुप पे जाके इसको अनग्रुप कर दीजिए। ठीक है, ये हट जाएगा। इसी तरह आपने अगर यूएसबी को किसको किया हुआ है, आपने किया हुआ है प्रिंटर को, तो इसी तरह आपने प्रिंटर को सिलेक्ट करना है, सॉरी आपने यहाँ से प्रिंटर को सिलेक्ट करना है, आपने प्रिंटर को हाईलाइट करना है, अनग्रुप पे जाना है, आपने इसको अनग्रुप कर देना है। ठीक है, सेट हो गया। तो ये थी एक एग्जाम्पल जनाब ग्रुप अनग्रुप का। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगी। अगला ऑप्शन क्या है हमारे पास? अगला ऑप्शन है जनाब हमारे पास कंसोलिडेट। कंसोलिडेट का ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक सपोज करें हमें रिपोर्ट बनाना है पूरे साल का डिफरेंट शीट से, जैसे इस मंथ का हमारी क्या एक्टिविटी होगी। जैसे हमने एक सेल का टारगेट बनाया, जैसे मैं आपके सामने एक शीट बताई, एक रिपोर्ट बनी हुई है कि हर
जैसे हमें किसी सेल्समैन की या किसी वर्कर की अगर हमें वो देखनी होती है ना कि यार लास्ट मंथ में इसकी क्या परफॉर्मेंस थी, सेकंड मंथ में इसकी क्या परफॉर्मेंस थी, या हम अपने बिजनेस को चेक करना चाहते हैं कि भाई इस मंथ हमारी क्या परफॉर्मेंस थी, लास्ट मंथ क्या परसेंट, क्या लास्ट मंथ हम प्रॉफिट में थे, इस मंथ प्रॉफिट में थे, और दोनों का डेटा अगर हम ग्रुप करें तो ग्रुप करना चाहिए। दो डिफरेंट कंसोलिडेटेड बेसिकली क्यों यूज करते हैं मैं आपको बता दूं। दो डिफरेंट मंथ के वैल्यू को आपस में आप ग्रुप करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं कंसोलिडेट। तो किस तरह से यूज करेंगे देखें। कंसोलिडेट के लिए मैंने शीट बनाई हुई है आपके सामने। यहाँ पे एक सेल्स रिपोर्ट बनाई हुई है 2013 की और एक सेल्स रिपोर्ट बनाई हुई है 2014 की। तो इन दोनों शीटों को मैंने कंसोलिडेट करना है, दोनों शीटों को मर्ज करना है। अगर यहाँ पे ये मल्टीपल शीट होती है, अगर पूरे साल की भी होती तो हम जनवरी में पूरे साल की रिपोर्ट या 2013 की, 2014 की, या उसके मंथ्स की ले लें कि जनवरी की रिपोर्ट, फरवरी की मंथ्स के हिसाब से अगर हम पूरे साल का रिपोर्ट देखें कि जनवरी के महीने में हमारी क्या रिपोर्ट थी, ठीक है, फरवरी में क्या रिपोर्ट थी, तो इसमें ईयरली बेसिस करना कि भाई 2013 में हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस क्या थी, और बिजनेस में ये डिफरेंट नेम है इस की होते हैं ना, किसी एक पर्टिकुलर अगर नाम से बंदे को अगर हमें उसको वो सपोज को डेजिग्नेशन को बढ़ाना हो, उसको अगर की तरक्की देनी हो, तो हम ये देखते हैं कि वो बंदा उसकी क्या परफॉर्मेंस थी। ठीक है, हम अपने बिजनेस को भी चेक कर रहे होते हैं ना कि दो डिफरेंट शीटों को मिला के देखना चाहते हैं कि भाई इस मंथ में हमारे बिजनेस क्या था, दूसरे मंथ में क्या था। तो दो डिफरेंट डेटा को एक साथ मर्ज करने को हम कहते हैं जनाब कंसोलिडेट। ये आप शीट टू शीट भी कर सकते हैं और और शीट टू शीट भी करते हैं, एक वर्कशीट से दूसरे वर्कशीट में भी कर सकते हैं, या रिपोर्ट में आके एक शीट से दूसरी शीट का भी डेटा आप मर्ज कर सकते हो। तो यहाँ पे बताया दो डिफरेंट ईयर्स के डेटा को एक थर्ड डेटा में मर्ज करने को हम कंसोलिडेट कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपके सामने यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है, 2013 का रिपोर्ट है, 2014 की रिपोर्ट मैंने बनाई हुई है, और उस दोनों को क्या करवाया हुआ है मैंने कंसोलिडेट करवाया हुआ है। ठीक है, यहाँ से मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ जरा, मैं टारगेट किया। तो कंसोलिडेट करने के लिए आपने कुछ नहीं करना, आपने टारगेट कि यहाँ पे इन दोनों डेटा को आपने मर्ज करवाना है ना, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ठीक है, इन डेटा को यहाँ पर आपने मर्ज करवाना, तो उसके लिए आप सिंपल यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप चले जाएंगे डेटा के मेन्यू में। ठीक है, ठीक है, कंट्रोल+1 है। देखिए अगर कभी ये हिडन हो जाए ना, कभी कि ये सपोज अभी आपने यहाँ क्लिक कर तो कंट्रोल+1 है, ठीक है, ये दोबारा एक्टिव हो जाएगा, तो कंट्रोल+1 करेंगे तो ये दोबारा डीएक्टिव हो जाएगा। तो इसको एक्टिव करने के लिए इस मेन्यू बार के इस रिबन के ऑप्शंस को एक्टिव डीएक्टिवेट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट कीज होता है, कंट्रोल+1। ठीक है, तो ये अब एक्टिव हो गया, अब ये नहीं भागेगा कहीं पे भी। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, कंसोलिडेट करने के लिए आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है, यहाँ पे लाजमी क्लिक करना है। आपने जाना है डेटा के मेन्यू में, डेटा के मेन्यू में जाके जनाब आपने कुछ भी नहीं करना है, आपने यहाँ पे सिंपल कंसोलिडेट पे क्लिक कर देना। आप जैसे आप कंसोलिडेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके साथ डिफरेंस वैल्यूज बनी हुई है, इसको आप चाहे रिमूव कर लीजिए। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके सामने क्या फंक्शन क्या यूज करना चाहते हैं भाई आप, इसमें डिफरेंट भी फंक्शंस है आपके पास। आप क्या करना चाहते हैं, काउंट करना चाहते हैं, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम। तो मैं चाहता हूँ भाई मुझे सम करवाना है दो डिफरेंट ईयर के डेटा को एक थर्ड शीट के अंदर सम करवाना है। ठीक है ना, तो उसके लिए मैंने सम कर दिया। ठीक है, यहाँ पे रेफरेंस में मैंने क्या किया, रेफरेंस में मैंने फर्स्ट ईयर के डेटा को यहाँ से रेफरेंस कर लिया, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से इसको ऐड करवा दिया। अब ये इस 2013 का जो डेटा था वो मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया और इसको यहाँ पे ऐड करवा दिया। अब मुझे क्या करना है, दूसरे ईयर के डेटा को सिलेक्ट करवाना है, तो मैं चलता हूँ यहाँ से दूसरे 2014 के डेटा पे क्लिक किया मैंने और यहाँ से इसको सिलेक्ट कर दिया और इसको भी ऐड करवा दिया। ऐड करवाने के बाद सिंपल कुछ भी नहीं करेंगे, मैं जैसे ही ओके करूंगा तो ये दोनों डेटा मर्ज होके, ठीक है, कंसोलिडेटेड रिपोर्ट ऑफ 2013 2014। तो 2013 और 2014 के रिपोर्ट को हम कंबाइन करके अगर देखें तो वो डिफरेंट ईयर के डेटा को अगर हम कंबाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं कंसोलिडेट। ओके कर देते हैं सिंपल। तो यहाँ देखें आ गया कंबाइंड। ओके, ठीक है, 2013 में आसिम साहब मैनेजर थे, उन्होंने 50,000 का सेल किया था। ठीक है, और 2014 में उन्होंने आसिम साहब ने क्या 60,000। तो 14 और 5 कितने होते हैं, 1,10,000, इसी तरह 40,000 है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 52, तो ये होगा 92, ये यहाँ पे। ठीक है, तो इस चीज को कहते हैं कि दो डिफरेंट ईयर के डेटा को एक थर्ड डेटा में कंबाइन, दो डिफरेंट शीटों को आपस में कंबाइन करके एक थर्ड डेटा में उसका रिकॉर्ड अगर हमें प्रिंट करवाना, पेस्ट करवाना होता है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं कंसोलिडेट। दोबारा बता देता हूँ जनाब, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। यहाँ पे आपके सामने मैंने बनाया हुआ ये 2013 का रिपोर्ट है और ये 2014। इन दोनों के रिपोर्ट को कंबाइन करके के डेटा, दोनों शीटों के दोनों डेटा को हमें कंबाइन करके एक थर्ड शीट के अंदर हमें
इसको रिपोर्ट को देना है, तो मैंने इसका नाम दिया कंसोलिडेटेड रिपोर्ट ऑफ ईयर 2013-2014। इसके लिए करना कुछ भी नहीं है, आपने डेटा के मेन्यू में जाना है। मैं दोबारा इसलिए बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, डेटा के ऑप्शन मेन्यू में जाना है आपने, तो यहाँ से आपने कंसोलिडेट पे क्लिक करना है। यहाँ पे सिलेक्शन है, इसको रिमूव कर डिलीट कर दीजिएगा, ठीक है। दोबारा सिलेक्शन बनाना है, तो मैंने आपको फंक्शन में सम यूज करना है, यहाँ पर रेफरेंस में आपने रेफरेंस फर्स्ट शीट का आप बना लीजिए, ठीक है। उसको ऐड करवा दीजिए, दूसरे का रेफरेंस बनाना है तो दूसरे को ऐड करवा दीजिए यहाँ से, ठीक है। यहाँ से इसको भी ऐड करवा दीजिए और यहाँ पे सिंपल ओके प्रेस कर दीजिए, ये दोनों का डेटा सम होकर यहाँ पर आपके सामने आके ये कंसोलिडेट कर दिया, ठीक है जनाब। क्लियर है, इसको सेव कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन कौन सा है, डेटा वैलिडेशन ड्रॉप डाउन, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं जनाब इंसर्ट के मेन्यू में पायोट टेबल एंड पायोट चार्ट। पायोट टेबल एंड पायोट चार्ट क्या होता है, पहले मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस कर लूं कि सबसे पहले पायोट टेबल क्या होता है। देखिए पायोट टेबल में होता है कि एक बहुत बड़ा डेटा है ना, तो हमें उसमें अगर उस डेटा को कंज्यूम करके अपने मुताबिक उसके डेटा को देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं पायोट टेबल, ठीक है। यानी डेटा को बहुत ज्यादा कंज्यूम करके हम देखना चाहते हैं अपने मुताबिक डेटा को, कि आसानियां पैदा करना चाहिए। एक बहुत बड़ी शीट है तो हम डेटा को बहुत ज्यादा कंज्यूम करके अपने मुताबिक अगर देखना चाहे डेटा को, तो उसके लिए हम पाइवट टेबल यूज करते हैं और उसी के मुताबिक अपने मुताबिक हम डेटा को कंज्यूम करके उसका चार्ट देखना चाहे तो हम उसके लिए पाइवट चार्ट यूज करते हैं। तो किस तरह से हम डेटा को कंज्यूम करेंगे, उसके लिए एग्जांपल मैं सेट करवाता हूँ जनाब आपके सामने। मैं करवाता हूँ उसके लिए आपके सेल शीट के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे सेल शीट में मैंने एक बहुत बड़ा डेटा यूज किया हुआ है। इसके अंदर मैंने कौन कौन सी कॉलम बना रखे हैं मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर जनाब मैंने जो कॉलम सेट करवा रखे हैं, यहाँ पे देखें, यहाँ पे सबसे पहले एम्प्लॉय नेम, ठीक है, एक सेल शीट एम्प्लॉय नेम, ठीक है, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, बेसिक सैलरी, उसकी पोस्ट, उसका डिपार्टमेंट, उसके अलाउंसेस सारे, ठीक है, टोटल अलाउंसेस, पे, टैक्सेस, नेट सैलरी, ये सारी चीजें मैंने उसका डिफाइन कर रखा। अब मुझे इस डेटा, ये बहुत ज्यादा कॉन्सिडरेट, बहुत ज्यादा आ रहा है ना, कि बहुत डिटेल से डेटा आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस डेटा को कंज्यूम कर दूं, ठीक है। कंज्यूम का मतलब क्या होता है कि भाई मैं नाम से उसकी बेसिक सैलरी देखना चाहता हूँ, बेसिक सैलरी के बाद उसके डेजिग्नेशन क्या है, डेजिग्नेशन के बाद उसकी नेट सैलरी किस तरह है, ठीक है। एक सपोज का नाम है उस, अच्छा मैं इसमें इस तरह से भी देख सकता हूँ कि मंथ्स के लास्ट में अगर होता है ना, हम ये देखना चाहते हैं कि भाई किस डिपार्टमेंट में सब कितनी सैलरी जा रही है, सैलरी व डिपार्टमेंट वाइज सैलरी, कौन सा बंदा किस डिपार्टमेंट में काम, किस डिपार्टमेंट के अंदर से काम करता है। इस तरह से अगर हम डेटा को कंज्यूम करके देखना चाहते हैं तो ठीक है, कितने वर्कर्स है उसके अंदर और किसकी सैलरी कितनी ज्यादा है, ठीक है। तो हम इस तरह से भी चेक करते हैं। ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है। मैं फिर आपको बता दूं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट जब पेरोल बना रहा होता है तो वो ये चीजें देखता है सैलरी शीट के अंदर कि भाई कौन सी डिपार्टमेंट के अंदर कितने एम्प्लॉइज हैं, वो ये चेक करता है। सो हम भी यहाँ पे आपको चेक करना बताएंगे कौन डिपार्टमेंट के अंदर कितने एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, उन एम्प्लॉइज का नाम क्या है और किस एम्प्लॉइज की कितनी ज्यादा सैलरी है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें डेटा को कंज्यूम करके देखने के लिए हम पायोट टेबल यूज करते हैं। पायोट टेबल के लिए आपने सिंपल करना कुछ भी नहीं है, आपने इसके बीच में किसी भी जगह पे क्लिक करना है, आपने जाना है जनाब इंसर्ट के मेन्यू पे और यहाँ कोने पे आपको कॉर्नर पे ये देखे पायोट टेबल नजर आ रहा है। आपने जैसे ही क्लिक करना है इस पूरे शीट को ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा और यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा क्रिएट पायोट टेबल। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है जनाब सेलेक्ट अ टेबल एंड रेंज। तो रेंज उसने बनाई भी, आप चाहे तो मिटा के अपनी रेंज भी बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ रहा है चूज वेयर यू वांट टू वांट द पायोट टेबल टू रिपोर्ट टू बी प्लेस। तो आपने एक न्यू शीट के ऊपर करना है या इसी शीट के ऊपर, मैंने कहा भाई मुझे न्यू शीट के ऊपर करना है, ठीक है। हम मैं कर देता हूँ इसको ओके। जैसे ही मैंने ओके किया तो आपके सामने यहाँ पे पायोट टेबल बना हुआ आ गया और यहाँ राइट साइड पे पायोट टेबल्स की फील्ड्स, ठीक है। ये फील्ड्स के ऊपर हम छेड़छाड़ करेंगे। यहाँ पे एक फिल्टर आ रहा है, यहाँ पे कॉलम्स आ रहा है कि डेटा को रिकॉर्ड्स को आप कॉलम में देखना चाहते हैं, रॉज में, और यहाँ पर वैल्यू जो सम हुई हुई। तो जनाब जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने सबसे पहले क्या देखना है, एम्प्लॉय नेम। जैसे ही मैं एम्प्लॉय नेम पे चेक लगाऊंगा तो यहाँ लेफ्ट साइड पे आपके यहाँ पर एम्प्लॉय नेम आ जाएगा। यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय नेम आपके सामने आ रहा है। मुझे इसकी क्या देखनी है भाई, बेसिक सैलरी और इसका डिपार्टमेंट देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें अभी सपोज आसिम इस डिपार्टमेंट में काम करता है एडमिनिस्ट्रेशन में, बासित अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करता है, ठीक है।
ठीक है, बासित नाम के 3 बंदे अकाउंट्स में काम करता है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में, आईटी में भी आसित, इसकी ये सैलरी और ये इसका टोटल होकर आ रहा है। इसी तरह फहद है, फहद एडमिनिस्ट्रेशन में, एक आईटी डिपार्टमेंट में, और ये टोटल इसकी सैलरी आ रही है। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ जनाब, और यहाँ पे देखें, यहाँ पे इस जगह पे देखें, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यू सेट करवाई है यहाँ पर आपके सामने, ठीक है, ये रॉस के अंदर रोल नंबर सेट है, एम्प्लॉय नेम, और यहाँ पर आपका डिपार्टमेंट, ठीक है, ये इस तरह से डेटा आ रहा है। अब सपोज और ये वैल्यू यहाँ पर सम हो रही है, सम हो क्या रही है, यानी यहाँ पे हम कितनी सैलरी दे रहे हैं सबको, यहाँ पर इसका अब देखें ग्रैंड टोटल भी निकाल रहा है। ठीक है, अब सपोज करें मैं यहाँ से थोड़ा सा डेटा चेंज करते हैं, डेटा जैसे बनता है ना, मैं अपने तरीके से कंज्यूम करके देख लेता हूँ, तो मैं इस डिपार्टमेंट को उठाकर इस रोल नंबर के एम्प्लॉय के ऊपर रख देता हूँ, तो देखें क्या होगा। सॉरी, यहाँ पे देखें, जैसे ही मैंने ऊपर किया तो यहाँ से लोकेशन ही चेंज हो गई। यहाँ पर क्या हुआ कि अब जनाब अकाउंट्स में कौन कौन बंदे काम करते हैं, अकाउंट्स में काम करते हैं जनाब बासित साहब और जावेद साहब, ये बासित साहब की ली है और ये आसिम साहब की सैलरी। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन काम करते हैं जनाब, एडमिनिस्ट्रेशन में ये बंदे काम करते हैं, और ये एडमिनिस्ट्रेशन के टोटल सैलरी जा रही है। ठीक है, क्लियर। इसी तरह जनाब यहाँ पे आईटी में ये बंदे काम कर सकते हैं। इस तरह ना डिपार्टमेंट वाइज सैलरी और उसके टोटल आना शुरू होगा। जैसे मैं आपको बता, ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट आता है, चेक करता है, मैं इन सबको चेक हटा देता हूँ सपोज। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा इस तरह से भी देखना चाहता हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं बेसिक सैलरी देखना चाहता हूँ। ठीक है, बेसिक सैलरी के बाद सपोज करें मैं उसकी डिपार्टमेंट पोस्ट देखना चाहता हूँ कि क्या पोस्ट होगी उसकी। ठीक है, ये आपके सामने क्या आ गया, बेसिक सैलरी उसकी। ठीक है, ये उसकी हो गई अकाउंटेंट डिपार्टमेंट हो गया, यानी कि पहले मैंने उसकी बेसिक सैलरी, मैं इसको भी हटा देता हूँ, मैं पहले एम्प्लॉय नेम, वह एम्प्लॉय का नेम क्या है, उसकी बेसिक सैलरी क्या होगी। ठीक है, फिर उसकी पोस्ट देखना चाहता हूँ, उसकी पोस्ट आ गई और उसको किस डिपार्टमेंट में काम करता है। अब यहाँ पर आ गए, देखें देखें आसिम साहब हैं, क्या है भाई, एडमिन ऑफिसर है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये कौन है, प्यून है। ठीक है, प्यून है। ठीक है, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं। ठीक है, इसके डेजिग्नेशन, अब ये बासित साहब है। ठीक है, बासित साहब अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में इसकी ये तनख्वाह है। ठीक है, उसके बाद जनाब ये एडमिन ऑफिसर, एक बासित और है एडमिन ऑफिसर है। फिर अब मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा सा जैसे ये डिपार्टमेंट है ना, ठीक है, मैं इस डिपार्टमेंट को उठाकर सपोज यहाँ लाके छोड़ देता हूँ। अब जरा देखें, जैसे मैं डिपार्टमेंट को लाकर कहा ऊपर छोड़ा है मैंने, अब यहाँ देखें अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कौन कौन है जनाब, अकाउंट्स कौन है, बासित साहब है, और बासित साहब अकाउंटेंट है और उनकी तनख्वाह ये आ रही है। ठीक है, इसी तरह अकाउंट्स डिपार्टमेंट में एक जावेद साहब है, ये अकाउंटेंट है, उनकी तनख्वाह ये है, टोटल ये तनख्वाह जा रही है अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। अब एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन से है जनाब, एडमिनिस्ट्रेशन में आसिम साहब में। ठीक है, आसिम साहब दो है यहाँ पे। ठीक है, एक एडमिन ऑफिसर है, उनकी तनख्वाह ये है, एक आसिम साहब है जिन जो प्यून है, उनकी तनख्वाह ये है। इसी तरह एक बासित साहब है, ठीक है, एक एडमिन ऑफिसर है, उनकी तनख्वाह ये है। इसी तरह दानिश साहब है, क्लर्क है, एक दानिश साहब ऑफिस असिस्टेंट है, और एक प्यून है, उनकी तनख्वाह ये है। तो टोटल जनाब यहाँ पर आप देखें कि एडमिनिस्ट्रेशन में कितनी तनख्वाह जा रही है, एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ पे टोटल आपको दिखा रहा है, नीचे आ जाए। ठीक है, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन की तनख्वाह टोटल दिखा रहा है आपके सामने, ये एडमिनिस्ट्रेशन, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ये एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, बहुत सारे लोग इस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद आईटी डिपार्टमेंट में ये लोग हैं, उनके साथ से सपोज ये कंप्यूटर में है, फरहान साहब कंप्यूटर ऑपरेटर है। ठीक है, और ये इसका टोटल आ रहा है यहाँ पर, फिर जावेद साहब है, फिर ये इसका टोटल, फिर लास्ट में सबका के टोटल कितनी सैलरी दे रहे हैं, इतनी सैलरी। तो इस तरह से डेटा को आप कंज्यूम करके देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे सपोज कर लेता हूँ, कि अगर मैं डिपार्टमेंट को उठाकर सपोज डिपार्टमेंट को उसी जगह पे छोड़ता हूँ, मैं स्टूडेंट नेम को उठा के यहाँ पे रखता हूँ, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये देखें, ये अकाउंटेंट है। ठीक है, अकाउंटेंट, ठीक है, अकाउंटेंट इस तरह से आ रहा है। ठीक है, नाम लेकिन ऊपर आ गए कि भाई ये अकाउंटेंट है, तो अकाउंट में बासित साहब है, उनकी तनख्वाह ये, तो एक अजीब सा हो गया, तो मैं इसको वापस ही कर लेता हूँ, वापस यहाँ सेट करवा देता हूँ। ठीक है, सपोज अब मैं पोस्ट को उठा के अगर ऊपर कर देता हूँ कॉलम में, तो यहाँ पे देखें पोस्ट के हिसाब से आ रहा है। ठीक है, ये अकाउंटेंट है वासित साहब, ये, ठीक है, यहाँ पे हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट डेजिग्नेशन है। ये ज्यादातर बैंकों वगैरह में आप देखते हैं इस तरह से कि भाई ये अकाउंट्स है, तो अकाउंट्स में क्या आ रहा है, अकाउंटेंट है, तो ये अकाउंट्स की डेजिग्नेशन क्या है भाई, अकाउंटेंट है। ठीक है ना, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, इसकी डेजिग्नेशन है ये अकाउंटेंट है। ठीक है, अकाउंटेंट है कौन है, और इसकी तनख्वाह ये है। ठीक है, ज्यादातर बैंकों वगैरह में इस तरह से भी शीटें आती है। ठीक है, इस तरह ये एडमिनिस्ट्रेशन में क्या, आसिम साहब है, कौन है, ऑफिस की ये तनख्वाह है। उसके बाद दानिश है, दानिश क्या है भाई, क्लर्क है। ठीक है, उसके बाद एक फरहान साहब है, फरहान साहब क्या है,
एक फरहान साहब इसमें कलेक्ट डिपार्टमेंट में और दूसरे फरहान साहब मैनेजर में, ये इसका टोटल आ रहा है। तो इस तरह से जनाब डेटा को पाइवट टेबल में आप डेटा को अपने मुताबिक कंज्यूम करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी देखें कि भाई अकाउंट्स डिपार्टमेंट में इतनी तनख्वाह जा रही है, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में इतनी तनख्वाह जा रही है, कलेक्ट डिपार्टमेंट में इतने कलेक्टर्स को इतनी तनख्वाह जा रही है, या डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट सेट हुआ हुआ है। ठीक है, क्लियर है जनाब। और अगर किसी को अगर नाम के हिसाब से इम्प्लाई नाम के हिसाब से आप सर्च करवाना चाहते हो, तो जैसे मैंने नाम को एक्टिव किया, अब आप नाम को उठाकर आप यहाँ फिल्टर पर रख दीजिए। जब आप देखें यहाँ पे नंबर आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे आ रहे हैं मुख्तलिफ एम्प्लॉयज के, आपके पास एम्प्लॉयज नेम आ रहे हैं, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप मल्टीपल रिकॉर्ड एक साथ सर्च करवा सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी अगर मैं इसको हटा देता हूँ, अगर मुझे किसी एक रिकॉर्ड का 4 पे देखना है और मैंने इंटर किया, तो सिर्फ और सिर्फ किसका, फरहान का, और उसका ग्रैंड टोटल दिखा रहा होगा। ठीक है, दोबारा मैं करता हूँ क्लिक इसके ऊपर और मैंने कर दिया ऑल, ओके किया, तो सबका रिकॉर्ड आ गया आपके सामने। ठीक है, तो इस तरह से डेटा अपनी मुताबिक आप कंज्यूम करके देख सकते हैं। तो ये ज्यादातर अकाउंट्स डिपार्टमेंट पेरोल के ऊपर यूज करते हैं, आप मार्कशीट के ऊपर भी इसको यूज करते हैं, स्टॉक इन्वेंट्री के ऊपर भी यूज करते हैं, कि आप अपने आप अपने डेटा को अपने मुताबिक कंज्यूम करके रिकॉर्ड को देख सकते हैं, डिपार्टमेंट वाइज। ठीक है, सैलरी वाइज, बेसिक वाइज, जैसे हमने डिफरेंट ऑप्शन पाइवट टेबल में छेड़ के देखे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ जनाब आपको ये समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखें कि सपोज करें मुझे मल्टीपल रिवॉर्ड देखना है तो बंदों का, तो मैंने यहाँ से चेक लगा दिया, मैंने इसके यहाँ से हटा दिया। ठीक है, चेक, और मैंने कहा भाई फर्स्ट 1 पर कौन है, 4th का और 8 का रिकॉर्ड दिखाओ। तो ये सिर्फ 1/3 यानी एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट का दिखा है, एक एडमिनिस्ट्रेशन से आसिम का दिखा, और आईटी से, और ये इसकी पूरी डिटेल आ रही है आपके सामने। ठीक है, क्लियर है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा पाइवट टेबल क्या होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं जनाब हम पाइवट चार्ट की तरफ। ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, इस शीट को सेव कर देता हूँ। ठीक है, वापस आता हूँ मैं सैलरी शीट के ऊपर वापस। ठीक है, अब मैं पाइवट चार्ट देखना चाहता हूँ। पाइवट चार्ट जनाब मैं बनाऊंगा, पाइवट चार्ट बनाऊंगा मैं सैलरी शीट के ऊपर, मार्कशीट के ऊपर। तो मैं मार्कशीट देख लेता हूँ भाई कहाँ है मार्कशीट, ये तो मैं इन सारे डेटा को डिलीट कर देता हूँ जो यहाँ पर डेटा है फालतू। ठीक है, मैंने यहाँ सारा सेट करवाया हुआ। अब सपोज मार्कशीट के हिसाब से मैं पाइवट टेबल देखना चाहता हूँ, ठीक है ना, तो मैं क्या करता हूँ, मैं पाइवट चार्ट अपनी यानी मर्जी के मुताबिक अगर मैं रिकॉर्ड देखना चाहती हूँ कि भाई स्टूडेंट नेम है ना, स्टूडेंट नेम में सपोज आसिम के मैथ में क्या नंबर है मुझे वो देखना है। ठीक है, डिपार्टमेंट स्टूडेंट नेम, ठीक है, उसके टोटल मुझे ग्रेड देखना है और उसका रिमार्क्स देखना है, सपोज इस तरह से देखना है। तो उसके लिए मैं किस तरह से करूंगा, इंसर्ट में जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने पाइवट चार्ट है, इसके ऊपर अपने क्लिक करना और यहाँ पे पाइवट चार्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, और वैसे ही सब कुछ स्टार्ट टेबल रेंज आप रेंज अपनी मर्जी से बता रही किस पे बनाना है आपने चूज है, मैंने कहा भाई न्यू शीट पे बनाना है। ओके, ठीक है, आपके सामने ये न्यू शीट आ गई। अपना करना है कुछ नहीं है, भाई क्या चाहिए आपको, मैंने कहा भाई मुझे रोल नंबर चाहिए, ये रोल नंबर दिखाओ। ठीक है, इसका टोटल नंबर क्या है, टोटल नंबर सेट करवा दो। ये देखें सब पे टोटल नंबर आना शुरू हो गए। और इसका ग्रेड दिखाओ मुझे, इसका ग्रेड क्या है, मुझे 3 चीजें हैं तो इसका ग्रेड भी आ गया। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर आपके सामने डेटा आ गया। अब जैसे ग्रेड है तो मुझे क्या करना है, मैं इसको उठाकर अगर यहाँ ऊपर ले आता हूँ, सपोज क्या चेंजिंग होगी, यहाँ देखें इसके हिसाब से, नाम के हिसाब से कि भाई पहले ग्रेड आ गया ए प्लस बी सी डी, इस तरह से ग्रेडिंग आ गई। ठीक है, और यहाँ पे सम आ रहा है तो सम में वैल्यू शो हो रही है। ठीक है, अगर मैं सपोज अगर इसी ग्रेड को उठाकर यहाँ कॉलम पे रख दूं तो क्या होगा, ये ग्रेडिंग इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर लिख दो। तो ये डेटा को अपने हिसाब से आप सेट करवा सकते हैं। इसमें किसी नंबर को ऐड करना चाहते हैं, जैसे आप परसेंटेज भी देखना चाहते हैं, परसेंटेज को भी ऐड करवा दिए, यहाँ से परसेंटेज भी है। अब सपोज परसेंटेज कहाँ आ रहा है भाई, परसेंटेज की वैल्यू यहाँ पर आ रही है, हम परसेंटेज को उठा के यहाँ नीचे भी रख सकते हैं कि भाई यहाँ पे आ जाओ तो परसेंटेज इस तरह से शो हो रहा है। तो ये अपनी तरफ से ऐसे डिफरेंस वैल्यू के जिस तरह से आप देख रिकॉर्ड को देखना चाहें, यानी मार्कशीट को आप चार्ट को भी अपनी तरह हिसाब से कंज्यूम करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर आपके सामने ए ग्रेड में कौन कौन से थे, आसिम साहब थे, उनका रिकॉर्ड आपके सामने आ रहा है। ठीक है, जिस तरह पाइवट टेबल बार अब ए प्लस में कौन कौन से थे वो आ रहे हैं। ठीक है, वासिफ साहब थे, फरहान साहब कैटेगरी सी की कैटेगरी में ये थी, फेल ये स्टूडेंट्स हो गए। ठीक है, तो ये होता है जनाब पाइवट चार्ट और पाइवट टेबल। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। आप चेक कर लीजिएगा, अगर मैं सपोज अगर इनको हटाना चाहता हूँ, यहाँ से डिलीट करना चाहता हूँ, तो यहाँ से राइट क्लिक करके रिमूव भी कर सकता हूँ, सबको रिमूव। ठीक है, यहाँ से बल्कि यहाँ पे भी क्लिक कर देंगे तो आप रिमूव हो जाएगा, इस प्लस के बटन पे भी आप क्लिक कर देंगे तो ये डेटा रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और सपोज करें अब आपने रोल, सपोज के लिए आपने रोल नंबर एक्टिव करवा दिया, आपका रोल नंबर आ गया। ठीक है, आप स्टूडेंट नेम कर लें एक्टिव, या आपके सामने रोल नंबर आ गया। अगर आप सबके ऐड करना चाहते हैं तो भाई इस तरह से आप सबके ऐड कर लें।
ठीक है। आप टोटल भी देखना चाहे, परसेंटेज भी देखना चाहे, ग्रेड भी देखना चाहे। अगर आप इस चार्ट को चाहते हैं कि सही से आपको सामने शो, इस चार्ट को थोड़ा बड़ा कर लेंगे यहाँ से कोने से पकड़ के, तो आपके सामने। अब आप जिस तरह से इसको चेक करना चाहते हैं उस तरह से चेक कर, ये आपके सामने एक पाइवट टेबल पाइवट चार्ट बन गया। ठीक है। इसमें से जिस चीज को आप देखना चाहते हैं वहां से चेक हटा के उसको अप एंड डाउन करके, अब आप फिल्टर लगाना चाहते हैं, जैसे मिसाल के मुझे रोल नंबर से 1 बाय 1 रिकॉर्ड सर्च करना है, आपने रोल नंबर को यहाँ से उठा के और यहाँ पे लाके फिल्टर पे छोड़ देना। यहाँ देखिए फिल्टर लग गया। अब जैसे किसी स्पेसिफिक 1 1 में आप रिकॉर्ड देखना है, मैंने कहा 4 पे कौन है, ओके किए, तो ये सिर्फ और सिर्फ 4 का रिकॉर्ड शो करेगा। देखिए 4 का चार्ट भी शो हो रहा है। ठीक है, क्लियर। इसके सम वैल्यूज क्या आती है, उर्दू में कितनी वैल्यूज थी, सब चीजें आपके सामने आ रही है। ठीक है। और अगर आपने किसी मल्टीपल बंदे का रिकॉर्ड देखना है तो आपने दोबारा फिल्टर पे क्लिक करना है, आपने यहाँ से ऑल करना है, ओके करना है पहले। ठीक है। फिर यहाँ पर जाना है, आपने यहाँ से चेक लगाना है इसके ऊपर। ठीक है। इसको हटाना है, जैसे आपने कहना 1 का दिखा है, 4 का दिखा है। ठीक है। 1 का दिखा है, 4 का दिखा है और 8 का दिखा है रिकॉर्ड, ओके करेंगे, इससे थर्ड रिकॉर्ड आपके सामने आएगा। ठीक है, क्लियर है जनाब। दोबारा से इसको हम क्या कर देते हैं, ऑल कर देते हैं, ओके कर देते हैं। ये हो गया हमारा पायोट चार्ट भी। ठीक है जनाब, आगे बढ़ते हैं जनाब। अगला ऑप्शन कौन सा है हमारे पास। हाँ जनाब, मेन्यू बार में हमने ये सारे डेटा का मेन्यू देख लिया, इंसर्ट में हम पायोट टेबल पायोट चार्ट का भी देख लिया। अच्छा, अब हम आप रिव्यू में आते हैं, प्रोटेक्ट शीट और प्रोटेक्ट वर्कबुक। ठीक है, वापस आते हैं जनाब। जैसे सपोज करें हमारे पास जैसे ये एक शीट है ना, तो हम, ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंट शीट्स हैं। जैसे हमारे पास सपोज करें हम आ जाते हैं जनाब 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 हम आ जाते हैं सपोज मार्कशीट के ऊपर भी। ठीक है, शॉर्टकट कीज मैंने आपको बता दिया है किस तरह से। जैसे ये मार्कशीट है सपोज, ठीक है। सबसे पहले इस शीट के ऊपर आप चाहते हैं कि कोई दूसरा जो है कुछ लिख ना सके, वो सब देख तो सकता है लेकिन वो कुछ एडिटिंग नहीं कर सकता। ठीक है, यानी कि आप छोड़ के जाते हैं, इसलिए मैंने आपको वर्ड पर बताया था कि आप छोड़ कर जाते हैं। ठीक है, तो ये शीट लॉक हो, जैसे होता है ना मोबाइल कि आप यूज नहीं करते हैं, थोड़ी देर के बाद स्क्रीन लॉक हो जाती है। ठीक है, उसके बाद पासवर्ड आ जाता है। सेम इसी तरह मुझे इस शीट के ऊपर भी पासवर्ड लगाना है कि जब ऑफिस वगैरह में होता है ना, जो लंबी शीट होती है, अगर आपकी किसी से टसल होती है, आप छोड़ के चले जाते हैं, तो कोई दूसरा आता है, वो जरा सा बहुत बड़ी शीट होती है, एक वैल्यू भी चेंज करते हैं, एक वैल्यू चेंज करते पूरी पूरी शीट की स्टेटस ही चेंज हो जाता है। ठीक है, और जब आप बॉस के पास जाते हैं, तो फिर बॉस के पास जब जाते हैं तो वहां पे कहानी कुछ और ही हो जाती है। ठीक है, तो जनाब अली, उसके लिए हम क्या करेंगे, शीट के ऊपर पासवर्ड लगाने के लिए बहुत ही सिंपल सा ऑप्शन, आपने रिव्यू पे जाना है और यहाँ पे जाके प्रोटेक्ट शीट। अब यहाँ से भी जा सकते हैं रिव्यू पे, प्रोटेक्ट शीट पे। मैंने आपको तीनों तरीका फाइल पे भी बता देता हूँ, वर्कशीट के ऊपर भी बता देता हूँ। ठीक है, सारी ऑप्शन है। रिव्यू पे जाना है, आपने प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने सिंपल पासवर्ड दे देना 1 2 3 एंटर, 1 2 3 दोबारा। अब आप जरा इस पे क्लिक कर दिखा दें, ये देखिए शीट लॉक हो चुकी है। अब ये प्रोटेक्ट शीट हो गई है। ठीक है, क्लियर। अब इस शीट को आप डिलीट करना चाहे क्या, डिलीट, हाँ डिलीट हो सकती है बिल्कुल, लेकिन आप इसके ऊपर कुछ लिख नहीं सकते। एक ऑप्शन तो ये, इसको यहाँ से भी अनप्रोटेक्ट कर सकते हैं हम, यहाँ से होम पे जाके फॉर्मेट के मेन्यू से भी आप इसको अनप्रोटेक्ट शीट कर सकते हैं। तीन जगहों, दो जगहों पे आती है, एक रिव्यू में आती है और एक फॉर्म पे जाके फॉर्मेट के मेन्यू में यहाँ पे अनप्रोटेक्ट शीट आप करते हैं, तो इसको 1 2 3 करेंगे तो यहाँ से भी आप लगा सकते हैं, यानी कि होम पे फॉर्मेट के मेन्यू में यहाँ से प्रोटेक्ट शीट या लॉक सेल कर सकते हैं। क्लियर है जनाब। तो ये तो होगी प्रोटेक्ट शीट के ऊपर, आप रिव्यू के ऑप्शन में आपने पढ़ा। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि वर्कशीट के ऊपर हमने पासवर्ड लगाना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, राइट क्लिक और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रोटेक्ट शीट, यानी कि शीट के ऊपर मुझे प्रोटेक्ट लगाना है। ठीक है, जैसे मैं प्रोटेक्ट शीट करूंगा तो ये शीट अब डिलीट भी नहीं हो सकती, जैसे मैंने करना। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिलेक्ट लॉक सेल और सिलेक्ट लॉक। ठीक है, डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, फॉर्मेट सेल भी है, कॉलम्स को भी लॉक, बहुत सारे ऑप्शन है, देख लीजिएगा आप। ठीक है, आपने किसके ऊपर करना है, मैंने कहा भाई 1 2 3 और यहाँ से भी 1 2 3। ठीक है, अब जरा आप इसको डिलीट करें, तो क्या आप इसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको डिलीट कर सकते हैं, जरा चेक करें, ये जनाब डिलीट भी हो सकता है। ठीक है, जब आप वर्कबुक्स के ऊपर पासवर्ड लगाएंगे तो वो नहीं होगा। ठीक है, आपने दोबारा खोलना है तो दोबारा आपने डेटा पे जाना है, सॉरी व्यू पे जाना है, अनप्रोटेक्ट करना है और 1 2 3। ठीक है, अब आपने वर्कशीट के ऊपर पासवर्ड, सॉरी प्रोटेक्ट वर्कबुक्स करना है, तो आपने इस पे क्लिक करना, आपने यहाँ से 1 2 3 इंटर, 1 2 3। अब जरा इस वर्कबुक को डिलीट करके दिखा दें जरा, राइट क्लिक, अब ये देखिए डिलीट का ऑप्शन। अब इस वर्क शीट को आप डिलीट नहीं कर सकते, किसी भी शीट को आप
डिलीट नहीं कर सकते, ये पूरी वर्कबुक्स के ऊपर पासवर्ड लग गई है। क्लियर? ठीक है, एनी प्रॉब्लम? लेकिन इसके ऊपर आप चेंजिंग जरूर कर सकते हैं, आप चेंजिंग जरूर हो जाएगी, चेंजिंग होंगे, लेकिन शीट को डिलीट ही नहीं कर सकते हैं आप। ठीक है, आपको दोबारा खोलना है तो सिंपल यहाँ से राइट क्लिक करें, यहाँ से नहीं आ रहा ऑप्शन, आप यहाँ से जाकर प्रोटेक्ट शीट पे वर्कबुक, दोबारा पासवर्ड दे दें 123। ठीक है, अब ये आप डिलीट भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था प्रोटेक्ट शीट और प्रोटेक्ट वर्कबुक्स। ठीक है, इसी तरह आप उसके सेल और कॉलम को भी कर सकते हैं राइट क्लिक करके। अब इस पूरे पासवर्ड फाइल के ऊपर पासवर्ड लगाना है तो आप फाइल पे जाएं। ठीक है, फाइल के ऊपर आपके सामने प्रोटेक्ट वर्कबुक, जैसे आप पूरे फाइल पे लगाना है तो प्रोटेक्ट वर्कबुक पे आप क्लिक करें और यहाँ पे इनक्रिप्टेड विद पासवर्ड आप इस पे क्लिक करें तो हम यहाँ पे जैसे 123 इंटर दे देते हैं और यहाँ से 123 इंटर देते हैं, इंटर कर दें तो अब ये शीट के ऊपर भी पासवर्ड लग चुका है। ठीक है, अब आप इसको सेव कर दें और ठीक है, अब ये फाइल सेव हो चुकी है, जरा बंद करें और जरा इसको ओपन करें यहाँ से, तो अब ये आपसे पासवर्ड पूछेगी। आ रही है? अब बिना पासवर्ड के ये शीट भी ओपन नहीं होने वाली। ठीक है, अब जैसे ही आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे और आपने जो पासवर्ड दिया हुआ होगा, ठीक है 123, ये ओपन हो जाएगी फाइल। ठीक है, इसके ऊपर पासवर्ड हटाना है तो दोबारा जाए आप। ठीक है, अनक्रिप्टेड के ऊपर आप यहाँ से पासवर्ड आप डिलीट कर दें। ठीक है, ओके कर दें। ठीक है, अब ये पासवर्ड डिलीट हो चुकी है, इसको सेव करें। ठीक है, इसका एक तरीकेकार ये भी था, दूसरा तरीकेकार आपको मैं बता देता हूँ। अब ये बिना पासवर्ड के ओपन हो जाए, इसका एक तरीका ये था, दूसरा इसका तरीकेकार एक और है कि आप इसको सेव एज करें। ठीक है, आप यहाँ ब्राउज कर पे जब क्लिक करेंगे, ठीक है, इसी नाम पे आपने पासवर्ड लगाना है तो टूल्स पे जाकर आप यहाँ जर्नल ऑप्शन से भी पासवर्ड लगा सकते हैं, जैसे मैंने कहा आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखो पासवर्ड आ गया। ठीक है, क्लियर है जनाब? ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपके पास। अगला ऑप्शन देखते हैं कौन सा है। ठीक है, अगला ऑप्शन की तरफ देखते हैं, रिव्यू पे फ्रीज पेन्स। ठीक है, फ्रीज पेन्स क्या होता है? फ्रीज पेन में आता है एक्सेल शीट के ऊपर, यहाँ देखें मार्क शीट है, सपोज करें मैं कर रहा हूँ 10 11, मैं शीट बना रहा हूँ ना 12, ठीक है 13, ठीक है 14, ठीक है सपोज कर रहा हूँ मैं 15। तो ऊपर देखें डेटा ऊपर ऑटोमेटिकली जा रहा है, मैं इसको थोड़ा सा गैप भी कर लेता हूँ ताकि आपको और मजीद अच्छी तरह से मैं समझा सकूँ। F4 दबाता हूँ। ठीक है, तो सपोज कर ले मैं यहाँ पे कर देता हूँ, लिस्ट बनाता हूँ, जैसे मैं खींच देता हूँ, मुझे बार बार इससे बेहतर है। ये देखें अभी मैं ऊपर कर रहा हूँ तो ये शीट मुझे मेरी ऊपर चली गई ना, तो मुझे नजर नहीं आ रही कि भाई किस शीट में मुझे क्या डेटा डालना है, ऐसा है या नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ से फ्रीज पेन कर दूंगा, यानी शीट को यहाँ से फ्रीज कर दूंगा कि भाई अब जो मैं डेटा एंट्री करूंगा भले से मुझे 100 करना है, लेकिन मुझे ये शीट जो होगी मेरे सामने, ये जो एरिया होगा मेरे स्क्रीन पे सामने नजर आ रहा होगा, इसको देख के मैं काम कर सकता हूँ। ठीक है, भले से मैं एंट्री 100 किया, जैसे मैंने अभी की हुई 20 तक, भले से मैं 100 तक कर लूँ तो ये शीट मेरी नजरों से गायब नहीं होगी, जिस तरह अभी कर रहा हूँ ना ये नजरों से गायब हो जाएगी। लेकिन जब मैं इसको फ्रीज पेन से रॉस के ऊपर लगा दूंगा कि भाई यहाँ से जो इसके ऊपर का जो डेटा मुझे नजर आए और इसके नीचे जो भी वैल्यू है इसके बैकएंड पे जाता जाए, लेकिन ये मुझे नजर आ जाए, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं फ्रीज पेन। तो कैसे हम करेंगे? ठीक है, फ्रीज का मतलब होता है जम जाना। इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, व्यू के मेन्यू में जाऊंगा सिंपल, ठीक है, और यहाँ से जाके मैं यूज करूंगा फ्रीज पेन। जैसे क्लिक करूंगा यहाँ पे फ्रीज से, ठीक है, टॉप रो है, ठीक है, तो मैं इसको फ्रीज पेन कर दूंगा। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पर एक फ्रीज पेन लग चुका है। अब जरा आप सीरीज बनाए इसकी, अब जरा इसको ड्रैग करें, कहाँ तक पहुंच गए? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ से एवरेज के ऊपर यहाँ तक 44 है। ये देखें आप 10 पे आप डेटा करें, जैसे मैंने कहा आसिम, ठीक है, मैंने एंटर किया, एक मिनट सॉरी, अब तमाम कर देता हूँ आसिम, मैंने यहाँ कर दिया फैसल, ठीक है, कामरान, ठीक है, नसीम, ठीक है, नदीम, ठीक है, इमरान, ठीक है, मैंने कर दिया वसीम, ठीक है, मैंने कर दिया गुलजार, ठीक है, मैंने कर दिया सैफुल्लाह, सैफ, ठीक है। अब आप देखें डेटा जैसे जैसे जा रहा है नीचे ऑटोमेटिकली ये डेटा जहाँ पे जब मैंने फ्रीज किया दिया मेरे सामने, अब इसके नंबर करें, जैसे वसीम को नंबर देना है आप दे दें, इसको जो नंबर देना है आप देते रहे, जैसे एंटर करेंगे यहाँ से आपको टोटल को ट्रैक करेंगे तो इसका टोटल आ जाएगा, ये देखें आ गया।
आप रॉ क्लिक परसेंटेज क्लिक करें तो परसेंटेज आ गया। क्लियर है जनाब, एनी प्रॉब्लम? ठीक है, अब इसको दोबारा फेस पे हटाना है तो जैसे आप सिलेक्ट करके, यानी कहाँ से किया था आपने, यहाँ से किया था ना, तो आपने इसको सिलेक्ट करके फेस पे जाएंगे और इसको कर दिएगा अनप्रेस, ये देखो सारे आपके, ये होता है फ्रेज। ठीक है, तो ये जब मेन बहुत ज्यादा डेटा की शीट की हमें एंट्री करनी होती है तो हम इस सेल पे, एक पर्टिकुलर सेल पे, एरिया पे, रॉस पे फ्रीज कर देते हैं, वो डेटा हमारे सामने होता है, उसको डी करते जाते हैं, उससे हमें भी पता चलता है कि भाई किस कॉलम में हमें क्या लिखना है। ठीक है जनाब, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या होता है, फॉर्मेट पे सेल फॉर्मेट है और राइम एंड ड्रॉ वगैरह। ठीक है, ये पासवर्ड तो मैंने आपको फाइल पासवर्ड बता दिया, तो लास्ट में आपको प्रिंट का ऑप्शन बताऊंगा। सेल फॉर्मेट थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको, फॉर्मेटिंग कि सेल फॉर्मेटिंग क्या है, अलाइनमेंट, ड्रॉज एंड फॉर्मेटिंग, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ये चीज मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। ये मैंने आपको बिल्कुल नहीं बताया। देखिए मैं आपसे एक चीज डिस्कस करते हैं, मैं इसको यहाँ से सॉरी डिलीट कर देता हूँ थोड़ा सा, ये देखिए भाग गया ना नीचे, कंट्रोल अप एरो की। ठीक है, मैं इसको एक काम करता हूँ, यहाँ करके शिफ्ट दबा के रहा तक, जहाँ तक मुझे नहीं चाहिए इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, बल्कि इस रॉ कॉलर रॉ को डिलीट कर देता हूँ, राइट क्लिक डिलीट, ताकि शीट हमारी ऊपर आ जाए। बल्कि मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से, इस रॉ के नीचे मुझे जगह चाहिए ना, तो मैं गैप रखता हूँ। देखिए जब भी एक्सेल की आप शीट बनाए, कोशिश करें, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा, जब भी आप शीट बनाए तो कोशिश करें कि हेडिंग्स के बाद, यानी इस ये नजर आ रही है ये हेडिंग, हेडिंग के बाद इस एक रॉ को छोड़े, और इसके बाद नीचे अगर किसी का जाहिद का परसेंट वगैरह व्हाटसोएवर कुछ भी आपने अगर निकालना है तो उसके लिए भी एक रॉ या दो रॉ को आप छोड़ दें, यानी एक रॉ को भी छोड़ दें तो ज्यादा बेहतर है। जैसे मैंने इसको आपके सामने यहाँ से डिलीट कर दिया, तो एक रो लाजमी छोड़ा। अब मुझे सपोज करें मुझे इस सेल को, यानी इसको फॉर्मेटिंग करना है, यहाँ इसको सेंट्रलाइज वगैरह लेकर आना है, जैसे ये आया हुआ है अभी होम पे, ये डेटा जो है ना गड़बड़ा हुआ है थोड़ा सा, मैं इसको एक काम कर देता हूँ, राइट पे कर देता हूँ कि भाई सेट हो जा तू। ठीक है, तो ये डेटा है आपके सामने। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेट करना चाहता हूँ कि भाई जो हेडिंग है वो सेंट्रलाइज है सारे, तो इन सबको मुझे एक साथ अगर सेंट्रलाइज करना है, इनके कॉलम्स बड़े हो जाए, ठीक है, ये सेट हो जाए, वैल्यूज जो है नंबर्स बीच में आ जाए, ठीक है, सारी चीजें नहीं पूरी इसकी फॉर्मेटिंग करनी है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ठीक है, यहाँ से भी रॉ एक ब्लैंक छोड़ा हुआ है मैंने, और इसको अगर मुझे इसको सिलेक्ट करना है तो जैसे मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे शिफ्ट के साथ यहाँ क्लिक करो और लास्ट में क्लिक करें तो ये पूरी सिलेक्ट हो जाएगी। एक तो तरीके से यार ये आएंगे, यहाँ पे क्लिक किया आपने, आपको यूं ड्रैग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है, शिफ्ट दबा के यहाँ पे क्लिक करना और लास्ट पे आके क्लिक। ठीक है, तो ये पूरा सिलेक्ट, एक तो तरीकेकार ये है। दूसरा तरीका, अगर कीबोर्ड से अगर आप करना चाहते हैं, किसी भी सेल के बीच में कहते कंट्रोल शिफ्ट और 8 दबाते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उस एरिया को हाईलाइट कर लेगी। कीबोर्ड से इसका शॉर्टकट क्या है। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं कि मैंने ये रॉ इसलिए आपसे छुड़वाया है कि ये सिर्फ बीच के एरिया आपने सिलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट और 8 आप प्रेस कर रहे हैं तो ये सिलेक्ट हुआ। लेकिन अगर मैं यहाँ बीच में सपोज करें कोई भी एक वैल्यू, एक नंबर डाल दूं और यहाँ पे, तो अभी इन रोज का भी, इन हेडिंग्स का भी और इस नीचे वाली वैल्यूज का भी आपस में लिंक हो गया। अब मैं कंट्रोल शिफ्ट 8 करूंगा तो ये सबको सिलेक्ट करेगा। ठीक है, तो इस चीज का ख्याल कीजिएगा थोड़ा सा, ये टेक्निकल पॉइंट्स एक्सेल में होते हैं, तो ये आज लास्ट क्लास है हमारी एक्सेल की। ठीक है, तो इसमें मैं आपको से कुछ टेक्निकल पॉइंट्स है वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद जनाब आपने क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट 8 आपने प्रेस करना है, इसको हाईलाइट करना है, होम के मेन्यू पे जाना है, सबसे पहले मुझे इसके कॉलम्स को बड़ा करना है। ठीक है, इसके रोज को बड़ा करना है ना, तो रोज की हाइट देनी है, तो फॉर्मेट में जाके सबसे पहले आपने करना है रॉ हाइट, तो आपने रॉस हाइट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, रॉस की हाइट बनाने, इस वक्त स्टैंडर्ड हाइट जो होती है वो 15 होती है, तो सपोज मैंने इसको कर दिया 25। ठीक है, सपोज ये वैल्यू कुछ ज्यादा ही हो गई, मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, मैं समझा उसको सिलेक्ट किया हुआ था उसने। अब ये देख, जैसे ही मैंने 25 किया, इसकी वैल्यू आपके सामने बढ़ चुकी है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कंट्रोल शिफ्ट 8 दोबारा मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ देखें ये रॉ की हाइट बढ़ी हुई है। अब मैं चाहता हूँ इसको कॉलम्स की भी हाइट थोड़ी सी बढ़ा दूं, रॉस में जाके। ठीक है, ऑटो फिट कॉलम है, कॉलम विथ, कॉलम की रॉ की हाइट बढ़ती है, कॉलम की विथ, सपोज मैं कॉलम की विथ इस वक्त क्या आती है स्टैंडर्ड, यहाँ पे आके, यहाँ पर आके मैं और कॉलम की विथ भी देख लेता हूँ, सपोज मैं यहाँ से देता हूँ भाई कि 25 हो जाए, तो 25 बहुत ज्यादा बड़ी हो गई। ठीक है, दोबारा मैं आता हूँ वापस, ये 25 नहीं, ये होनी चाहिए कम से कम 15। ठीक है, अब सबकी बल्कि 15 नहीं, बल्कि मैं कर लेता हूँ और मजीद इसको छोटी कर देता हूँ, ताकि फिर प्रिंट आउट में ना 12, तो अब मैंने सबको 12 दिया हुआ है, लेकिन ये रॉ 12 है हमारी, और रॉ की जो सेटिंग हमने की वो 12 है, और कॉलम की जो सेटिंग है बल्कि मैं 10 कर देता हूँ।
ज़्यादा ही है प्रिंटिंग में, जब प्रिंट का ऑप्शन करवाऊंगा तो उसमें प्रॉब्लम ना हो ना, तो मैं इसको 10 कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 10, अगर जो इसको ऑटो फिट करवाना है, जिससे ऑटो फिट करवाना है, तो आप कॉलम पे जाके यहाँ पे ऑटो फिट कॉलम करेंगे तो वो उसके हिसाब से ही उसको सेट कर देगा सपोज, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इसके अंदर जो वैल्यूज लिखे हैं वो सेंटर में आ जाए, तो फिर मैंने कंट्रोल शिफ्ट 8 दबाया, ठीक है। उसको सेंट्रलाइज करवाना है, सेंट्रलाइज करवाने का, अच्छा इसके अंदर और भी डिफरेंट ऑप्शन है, हाइड्स एंड अनहाइड, ड्रॉ कॉलम, ये बता चुका हूँ, उधर रीनेम्स वगैरह, शीट्स वगैरह सब आपको पता है, टैब्स पे कलर्स वगैरह क्या देना है, ठीक है, वो भी बताता हूँ। अभी जैसे मिसाल के तौर मार्कशीट है, इसके ऊपर कलर देना है, तो ये भी आप कर सकते हैं। टैब कलर ये होता है, जब मैंने इस शीट को कलर रेड दे दिया, तो मार्कशीट कौन से कलर का आएगा, रेड। ये शीट कुछ और कलर का, सैलरी शीट को कुछ और कलर दे देते हैं, यहाँ से टैब में आके आप सैलरी शीट को ये वाला कलर दे दें, ऑरेंज। शैली शीट कौन सी होगी जनाब, ऑरेंज में होगी, क्लियर है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसके सेल को सेंट्रलाइज करना है, जितने भी सेल्स हैं सबको सेंट्रलाइज करना है, तो कंट्रोल शिफ्ट ये आपने प्रेस किया और आप चले गए फॉर्मेट में, फॉर्मेट सेल में आपने सिंपल क्लिक कर दिया। तो ये मैं पहले भी आपको बता चुका था, ठीक है, दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। तो अभी आपके सामने लोड कर रहा है, ठीक है, सेल फॉर्मेट का ऑप्शन। तो यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज है, इसको थोड़ा सा भी देख लेते हैं, अभी मैं बताता हूँ इसका नंबर्स का भी। मैं आ जाता हूँ अलाइनमेंट्स पे, ठीक है ना। अलाइनमेंट्स पे ये मैंने आपको बताया था डेली वेजेस शीट, अटेंडेंस शीट में, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। आपने करना क्या है, हॉरिजॉन्टल से भी आपने इसको सेंटर कर देना है और वर्टिकल से भी आपने इसको सेंटर करना है, ताकि जो भी वैल्यू है वो सेल के बीच में आए, और आपने सिंपल ओके कर देना है। यहाँ देखें जो भी वैल्यू आप सेल के बीच में, चाहे वो हेडिंग कुछ भी, अब मुझे चाहना है इन पूरे जो शीट है ना, सबके कॉलम्स वगैरह, रॉस इसके ऊपर वो कॉलम्स, सेल के ऊपर कॉलम्स के बॉर्डर्स देने हैं, तो कंट्रोल 1 दबाया मैंने, मैं चला गया फॉन्ट, इसके फॉन्ट वगैरह भी आप सेट करवा सकते हैं, ठीक है, मैं छोड़ रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। बॉर्डर्स देना है तो बॉर्डर्स देने के लिए आप बॉर्डर्स की विड्थ वगैरह डिफाइन कर लें, सपोज मैंने ये विड्थ देना है, इनसाइड आउटसाइड करूंगा और ओके करूंगा, तो ये कॉलम्स की विड्थ हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है। इसके फिल वगैरह में कलर देना है तो ये भी देख लीजिएगा, ठीक है, क्लियर है। कंट्रोल शिफ्ट 1, मैं चाहता हूँ कि अली भाई थोड़ा पतला हो जाए, कुछ ज्यादा ही मोटा हो गया है, ठीक है, फिर इनसाइड प्लस करके आप ओके करेंगे, ये आ जाएगा इस तरह से, ठीक है जनाब, एनी प्रॉब्लम। तो ये था जनाब सेल्फ फॉर्मेटिंग। अच्छा यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज भी है, जैसे मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, जैसे 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 मिसाल के तौर पे मैं यहाँ बल्कि एक न्यू शीट पे ही आ जाता हूँ, जैसे साल के तौर पे मैं यहाँ आ जाऊँ, ठीक है, इस जगह पे, ठीक है। यहाँ बनाने के बाद सपोज करें आपके पास कोई इनवाइस इस तरह या मोबाइल नंबर, जैसे होता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं जो हॉस्पिटल्स वगैरह में या सेलुलर नेटवर्क वगैरह बैंक्स वगैरह पे काम कर सकते हैं या अकाउंट्स पे काम कर सकते हैं, तो आपको एक इनवाइस इस तरह से भी आ सकती है कि 0012 1 की सीरीज आपने बनाई, जैसे इंटर करते हैं तो आपके सामने क्या हुआ कि जीरो गायब हो गया। या आप सपोज कोई मोबाइल नंबर लिख रहे होते हैं, ठीक है, मोबाइल में जैसे मेरा नंबर है 0300250592, इस तरह मैंने एंटर किया तो जीरो ऑटोमेटिकली गायब हो रहा है, तो मुझे जीरो को एक्टिव करना है, तो जीरो नजर आए तो उसके लिए दो तरीके कार होते हैं ना, या कोई इन्वाइसेस बनाना है 001, जीरो कर जीरो गायब हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए 001 की फील्ड अगर आपने जीरो शो करवाना है तो उसके लिए दो तरीके कार है। एक तो तरीका पहला ये है कि आप पोस्ट ऑफिस लगाएं, ठीक है, पोस्ट ऑफिस लगा के 001 लिखकर आप जैसे एंटर करेंगे ये आपकी वैल्यू यहाँ आ जाएगी लेफ्ट साइड पे, क्योंकि ये टैक्स होता है ना, टैक्स में ये सेल इनके अंदर जो एंट्री कर रहे हैं आप टैक्स में कर रहे हैं, तो ये अभी न्यूमेरिक में करेंगे तो जीरो शो नहीं करेगा, न्यूमेरिक माइनस की वैल्यू होती है इसलिए, लेकिन अल्फा न्यूमेरिक में आप दोनों फॉर्मेट्स पे आप एंट्री कर सकते हैं, यानी कि आप कॉलम में कैरेक्टर में भी कर सकते हैं और नंबर में भी। आप कंट्रोल दबा के आप इसको नीचे लाए, यहाँ से प्लस करके आप फिल सीरीज करें, तो ये नंबर आपके सामने सीरीज बन गई। और यहाँ जीरो से इसी तरह आप मोबाइल नंबर की सपोज आपके पास सीरीज आई हुई है, सपोज 451491 1451, ठीक है, इसकी सीरीज सपोज है, तो इसको भी आपने एक्टिव करना है, तो उसके लिए अब आप क्या करेंगे, आप मेन्यू से किस तरह से करेंगे, आपने यहाँ से कंट्रोल 1 करना है, कंट्रोल 1 में आपने अलाइनमेंट्स पे जाना है, ठीक है। अब कोई भी डेट वगैरह शक्ल आपने यहाँ से कर देना है टेक्स्ट, और यहाँ से आपने कर देना ओके। अब जरा आप मोबाइल नंबर की सीरीज बना 250, ठीक है, 15, ठीक है, 41, इसकी सीरीज में जब बनानी, इंटर किया आपने तो यहाँ देखिए मोबाइल नंबर आ रहा है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें ताकि आपको और अच्छी से समझ में आए, कंट्रोल दबाकर इसको ट्रैक कर दें, तो यहाँ पे नहीं आ रही सीरीज, कंट्रोल नहीं चल रहा है, यहाँ से आप कोने से क्लिक करके आप फिल सीरीज कर दें, ये देखिए सीरीज बन गई और आपके सामने 00 आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट
चीज़ था जो मुझे आपको बताने की है भाई, क्या नंबर के आगे ज़ीरो कैसे एक्टिव कर सकते हैं। ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो मुझे हॉस्पिटल्स वगैरह में, कुछ स्टूडेंट्स मेरे सेलुलर नेटवर्क वगैरह में काम करते हैं, तो उन्होंने मुझसे पूछा था, तो ये भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। ठीक है, अगला ऑप्शन कौन सा है जनाब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, हम उसकी तरफ चलते हैं। अगला ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जनाब, प्रिंट का ऑप्शन। अगर प्रिंट का ऑप्शन आप एक्सेल के अंदर सीख गए तो आप चैंपियन हो गए। एक्सेल पे तो हर बंदे को काम करना आता है, हर बंदा हाथ पाँव मार के काम कर ही लेता है, लेकिन फॉर्मूले वगैरह भी लगा लेता है। लेकिन मैंने जो आपको एक्सेल करवाया, आपके सामने डिफरेंट फॉर्मूले, बहुत ज़्यादा फॉर्मूले मैंने करवा दिए आपको, लेकिन हर फॉर्मूले की कोई ना कोई एग्जाम्पल मैंने सेट की हुई थी। चाहे तो पूरी पूरी शीट के ऊपर मैंने उस एग्जाम्पल, जैसे कॉन्टेप का फॉर्मूला पूरी मैंने शीट के ऊपर करवा दी। इसी तरह आपके सामने वी लुकअप का फॉर्मूला रखा है, एच लुकअप, लुकअप तो मैंने तीनों आपको करवा दिए, मैच का फॉर्मूला, प्रेडिक्ट का फॉर्मूला, ये बहुत सारे फॉर्मूले हैं, सब टोटल का फॉर्मूला, कॉन्टेप का फॉर्मूला। तो ये सारे फॉर्मूले हैं कि इसको आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, इसके वीडियोस भी अवेलेबल हैं मेरे चैनल्स के ऊपर, वहाँ पे भी आप इसको पूरे एक्सेल की चीज को देख लीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम कभी आए, ठीक है, आपके सीएमएस पे भी मैंने अपलोड कर दिया, वहाँ पे भी देख लीजिएगा। तो फ्यूचर में आप कहीं जॉब्स के लिए जाते हैं, किसी भी ऑफिस वगैरह के या कहीं पे भी आप जॉब्स के, अगर आपको एक्सेल पे काम करना पड़ सकता है, जितना एक्सेल मैंने आपको सिखा दिया ये इनफ है, काफी है। लेकिन एडवांस लेवल पे जो एक्सेल करते हैं, तो वो बेसिकली एडवांस लेवल पे कौन, जो प्रोफेशनल लेवल पे जो रिपोर्ट्स बना रहे होते हैं ना, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, जिनको रिपोर्ट्स बना के देखें। लेकिन एक ऑफिस के लेवल पे एक सिंपल यूज करने के लिए एक्सेल काफी है आपके लिए, कोई शीट्स वगैरह बनाने के लिए काफी इंफॉर्मेशन आपके पास है, बल्कि बहुत ज्यादा, मैं सब समझता हूँ बहुत लोगों से बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास है। तो मैं डिस्कस कर रहा था आपसे प्रिंट का ऑप्शन, कि प्रिंट किस तरह से आप एक्सेल में कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज मैं आपको समझा दूं, एक्सेल में देखिए पेज स्टाइल दो होते हैं। एक होता है, ज्यादातर हम लोग ऑफिस में जो बाय स्टैंडर्ड पेज यूज करते हैं वो A4 का पेज होता है। वर्ड वगैरह में तो हम लोग ज्यादातर प्रिंट आउट तो पोर्ट्रेट में लगाते हैं, तो स्टाइल होता है पोर्ट्रेट, होता है स्ट्रेट पेज होता है, ठीक है। और लैंडस्केप क्या होता है, उसी पेज को आप थोड़ा सा विद वाइज कर लें, ठीक है। तो एक्सेल में जितनी भी शीटें प्रिंट आउट निकलती हैं वो बैनर स्टाइल यानी लैंडस्केप में निकलती हैं, ठीक है। और एक्सेल पावर में जो भी प्रिंट आउट निकलता है वो पोर्ट्रेट में निकलता है, ठीक है। तो उसकी सेटिंग किस तरह से करेंगे हम एक्सेल में, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक एग्जांपल आपके सामने सेट की हुई है एक्सेल में, वो मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे सपोज करें मैं सैलरी शीट के ऊपर चलता हूँ। मैं सैलरी शीट यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसको बहुत ज्यादा छोटा कर दूं तो इस पे बहुत ज्यादा डेटा बना हुआ है इस वक्त, ठीक है ना। तो ये मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देता हूँ। ये देखें, इसमें टोटल जो वैल्यूज हमारे सामने आ रही है वो आ रही है जनाब, रोज है 40, कितने स्टूडेंट्स की डेटा आ रहे हैं ये मैं देख लेते हैं। इसमें आ रहा है जनाब 45। इसका मुझे प्रिंट आउट करना, वो भी एक पेज के ऊपर इसका प्रिंट आउट चाहिए। तो इसका प्रिंट आउट निकालने के लिए मैं कहाँ जाऊंगा, बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे बीच में आप कहीं पे भी क्लिक कर दे और इसका प्रिंट व्यू देखना है कि भाई इसका प्रिंट व्यू किस तरह से आएगा। तो आपने क्या करना है, इस शीट के बीच पे क्लिक करना है। बीच में क्लिक करने के बाद और आपने कीबोर्ड से दबा देना है जनाब Ctrl+F2। जैसे आप Ctrl+F2 दबाएंगे तो आपके सामने यहाँ पे प्रिंट व्यू आ जाएगा। यहाँ नीचे आके आप इसको जूम वगैरह भी इसकी कर सकते हैं, ठीक है। इसके मेजरमेंट्स वगैरह भी आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, इसके पेज के साइज को अगर कोई बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या चाहते हैं कि ये अभी पेज जो आ रहा है अभी आपके सामने स्ट्रेट, ये आ रहा है पेज पोर्ट्रेट में। मैं इसको लैंडस्केप में करता हूँ। अभी तो पोर्ट्रेट में तो पूरा डेटा नहीं आ रहा है ना, कहाँ तक शो हो रहा है हमारे पास, वो रेंट अलाउंस तक शो हो रहा है। तो सबसे पहले हम इसके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, पेज की डायरेक्शन। तो उसके लिए हम क्या जाएंगे, पेज सेटअप पे जाएंगे, ठीक है। पेज सेटअप पे जाने के बाद यहाँ पे सबसे पहले पेज है। पेज में सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखें 600 पेज साइज। हम पहले तो पेज साइज सिलेक्ट करते हैं ना, यहाँ पे आ रहा है लेटर, तो हम लेटर्स को कन्वर्ट करके, भाई हमें पेज स्टाइल ज्यादातर मैंने आपको बताया था A4 को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक फिट टू एडजस्ट, ठीक है। और दूसरा यहाँ से पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, तो मैं इस लैंडस्केप को सिलेक्ट करके ओके करता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने लैंडस्केप को सिलेक्ट करके, अब यहाँ तक टेक्स्ट तक आ रहा है, नेट सैलरी तक नहीं आ रहा, तो अब मुझे इसको एडजस्ट करना है ना। तो एडजस्ट करेंगे, एक शीट के ऊपर लेकर ना, पूरी शीट भी नहीं आ रही है मेरी, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये देखें आपके सामने है ना, पहली शीट, सेकंड पेज, ठीक है ना। यानी ये दो पेजेस के ऊपर मेरा डेटा आ रहा है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि भाई ये कम से कम ये कॉलम वाइज तो, विद वाइज तो आ जाए ना एक, तो मैं इसको एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो एडजस्ट करने के लिए कहाँ जाऊंगा मैं, पेज सेटअप के ऊपर, ठीक है। पेज सेटअप पे जाने के बाद मैं इसको करूंगा इसकी एडजस्टमेंट, ठीक है। यहाँ से देखिए, मैं इसके यहाँ से एडजस्टमेंट कम करूंगा। मैं इसको सपोज कर देता हूँ 80, यहाँ पे लिख देता हूँ 80 और एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ चेक करें, आ गई नेट सैलरी पूरी, क्लियर है, ठीक है। और मैं इसको और भी ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि यार कुछ ज्यादा ही छोटी हो गई है, यहाँ से मेरे पास जगह खाली है,
तो मैं इसको 83 करके देखता हूँ, 83 एंटर। ठीक है, 83 पे भी आ रहा है, क्लियर है, गुड है। मैं पेज सेटअप पे जाता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ 86, 86 पे भी आ रहा है, इसका मतलब और मजीद ज्यादा बढ़ गया, मैं इसको 90 कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसको 90 कर देता हूँ, लेकिन नहीं 90 पे बाहर जा रहा है, तो इसका मतलब 88 पे ये सेट हो जाएगा पेज सेटअप। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, ये इसको एडजस्ट करके इस तरह से देख लेता हूँ 88। ठीक है, ठीक है, 88 पे आ, ये पेज सेट पेज पर आ गया हमारा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देखें ये पेज तो सेट है। पहले तो आपने पेज सेटअप पे ये देख लिया कि हमने इसको यहाँ पे एचएस में 88, ये याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन इसके नीचे नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, फिट टू। फिट टू का मतलब देखें, अभी इसके नीचे हमारे पास और भी शीट है ना, ये भी शीटें आ रही हैं। ठीक है, यानी मुझे प्रिंट आउट कहाँ तक निकालना है, मुझे प्रिंट आउट निकालना है यहाँ तक, 45 तक। तो मैं इसको भी अभी सेट करना अभी आपको बताता हूँ। लेकिन एक चीज और है, क्या ये चीज और ये है कि जनाब अली कि इस पूरे शीट को अगर मैं एक पेज पे लेकर आना चाहता हूँ, वो कैसे लेकर आ सकता हूँ? मैं एक पेज पे भी, इस पूरे शीट पे जितना इस जगह पे लिखा हुआ है, मैं इसको यहाँ से कर दूंगा फिट टू। ठीक है, फिट टू 1 by 1, यानी ये किस पे, एक पेज पे आ जाए, फिट टू 1, वैद्य भी 1 पे। ओके किया, अब ये पूरी शीट जो समराइज होकर एक शीट पे आ जाएगी। अब जाहिर सी बात है, जब मैं इसको प्रिंट आउट करूंगा, ये बिल्कुल छोटी छोटी सी लिखी भी आएगी। तो ये तो नहीं हो ना, कम से कम इतना तो लिखा हुआ है कि मुझे समझ में आएगा। फॉन्ट साइज 10 तो हो, एक्सेल में ज्यादातर बाय स्टैंडर्ड जो फॉन्ट साइज जो पढ़े जाते हैं बैंकों वगैरह में, वो कम से कम 10 होते हैं, और ऑफिस वगैरह में बैंकों में 10 तक रीड कर सकते हैं, और ऑफिस वगैरह में ज्यादा से ज्यादा 11 फॉन्ट साइज यूज करते हैं। तो इसको मैं दोबारा से वैसे ही कर देता हूँ पेज सेटअप पे जाकर। ठीक है, कि भाई मुझे एडजस्ट पे ही रखना है। ठीक है, एडजस्ट पे मैंने हमारा क्या था 88, अब मैं 88 के जाके ओके कर दिया। ठीक है, अभी आप देखें यहाँ पर एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे अब यहाँ पे जब मैं नीचे करता हूँ, यहाँ पर ये भी आ रहा है ना पेज, ये भी, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ ये पेज सेट करवाना है। कौन सा? सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक पेज सेट करवाना है, ये बाकी चीजें नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं उसके लिए सिंपल वापस आऊंगा, एस्केप करूंगा। एस्केप करने के बाद पहले तो मैं इसकी हेडिंग को थोड़ा सा जो हेडिंग से इसकी, इसको थोड़ा सा बोर्ड सेंट्रलाइज वगैरह कर सकता हूँ, थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ ताकि मुझे हेडिंग जरा परमानेंट हो। ठीक है, उसकी भी जरा से एक एग्जांपल मुझे आपको देनी है, तो मैं थोड़ा सा इसको लाइट कर देता हूँ, इसको सेंट्रलाइज कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, और इसके ऊपर थोड़ा सा बॉर्डर दे देता हूँ थोड़ा सा। वैसे तो मुझे सब पे देना चाहिए, लेकिन मैंने इसके ऊपर बॉर्डर दे दिया ना। मैं इसको सेव करता हूँ। ठीक है, अब ऑप्शंस क्या है मेरा जनाब, कि मुझे सिर्फ और सिर्फ ये शीट, यहाँ तक जो शीट है ना मेरी, सिर्फ मुझे इसी को सेट करवाना है। ठीक है, देखिए अभी यहाँ पे प्रिंट आउट ये सारे आ रहे हैं ना यहाँ पे जगह, तो सिर्फ इस एरिया को सिलेक्ट करवाना है कि प्रिंट आउट प्रिंट में किसमें है, सिर्फ ये एरिया है मेरा, यानी ये 45। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपने शिफ्ट दबाना है, आपने यहाँ क्लिक करना, और शिफ्ट दबा के कहाँ तक, आपने कहा भाई यहाँ तक। तो इसके लिए क्या, एक मिनट एक मिनट, एक यहाँ क्लिक करना है। हाँ, ज्यादा ही शिट, कोई बात नहीं। और दूसरा तरीका भी मैंने आपको बताया था ना अभी। दूसरा तरीका क्या था, देखिए शिफ्ट से तो नहीं आ रहा क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका कुछ भी नहीं था जनाब। यहाँ से देखें, यहाँ पे ये भी खाली है, और यहाँ पर ये भी खाली है, और यहाँ पर ये भी खाली है। तो कंट्रोल शिफ्ट 8 दबाएंगे, तो ये देखें सारी की सारी सेट हो गई। तो ये इसका फायदा है जो मैं आपको बताना चाहता। आपने जाना है प्रिंट लेआउट पे, मुझे यहीं तक का प्रिंट आउट चाहिए, तो यहाँ पे क्या रहेगा, प्रिंट एरिया। अपने प्रिंट एरिया पे जाके यहाँ पे सेट प्रिंट एरिया। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, अब ये एरिया सिलेक्ट हो चुका है। सिर्फ ये यहीं तक प्रिंट आउट हो गया, ये देखें सिर्फ यहीं तक प्रिंट आउट शो करेगा, बाकी प्रिंट आउट शो नहीं करेगा। अब जरा जरा कंट्रोल F2 प्रेस करें जरा। ठीक है, कंट्रोल F2, अब आ रहा है आपका, सेट हो गया। अब आप जरा नीचे जाए। ठीक है, अब तो कुछ और नहीं आ रहा ना, सिर्फ जो आप प्रिंट आउट करना चाह रहे हैं वही आ रहा। अच्छा, यहाँ पे एक ऑप्शन और है कि भाई जब मैं नीचे आता हूँ तो ये हेडिंग यहाँ पे तो शो हो रही है ना, यहाँ पे तो ये हेडिंग शो हो रही है, लेकिन नीचे भी तो शो हो ना। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं क्या करूंगा, सिंपल, अच्छा ऊपर की हेडिंग शो नहीं है, मुझे ऊपर की हेडिंग भी शो करवाना है। वो तो मैंने कंट्रोल शिफ्ट 8 करके उसको करवाया था। मैं एस्केप करता हूँ। ठीक है, मैं कंट्रोल शिफ्ट 8 वापस को वैसे ही करना चाहता हूँ, यहाँ पे आके एरिया पे आके क्लियर एरिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, शिफ्ट दबा के डाउन एरो की से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ कि भाई कहाँ तक चाहिए। मैंने कहा भाई यहाँ तक चाहिए मुझे, साथ साथ मुझे मेरा कम से कम
हेडिंग तो आए ना, हेडिंग के बगैर कैसे? अब जरा कंट्रोल F2 कीजिए, कंट्रोल F2 होता है प्रिंट व्यू का शॉर्टकट। अब आ रहा है, अब जरा नीचे देखें, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक चीज और मुझे चाहिए जनाब, प्रिंट में पेपर मेरा बिल्कुल सेट हो चुका है, ठीक है। अच्छा ऊपर से मुझे मार्जिन्स वगैरह करना, वो भी मैं सेट करवा लेता हूँ, उसको भी मैं दिखा देता हूँ। लेफ्ट राइट से भी आप जो पेजेस खाली हैं उसको भी आप सेट कर सकते हैं, लेकिन हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पेज आ चुका है तो हमें उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं जनाब कि ये जो हेडिंग नजर आ रही है ना, एम्प्लॉय नेम वगैरह या बेसिक सैलरी, ये जब मैं स्क्रॉल करूं तो सेकंड वाले पेज पे भी, यहाँ पे भी हेडिंग आए, बल्कि थर्ड पेज पे भी, तो कम से कम हेडिंग के साथ तो ये डेटा है ना। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, हेडिंग को किस तरह से कैप्चर करेंगे, उसके लिए हम चाहेंगे पेज सेटअप के ऊपर। पेज सेटअप के ऊपर मार्जिन्स, मार्जिन्स को, पेज को अब जिन जो जगह खाली है ना उसको सेट करवा सकते हैं, तो इसकी जरूरत नहीं है, आप इसको हॉरिजॉन्टली वर्टिकली भी सेट करवा सकते हैं, ठीक है। आपने हेडर के ऊपर जाना है, ठीक है सर, या शीट के ऊपर जाना है, यहाँ से आपके पास क्या है, रॉ टू द रिपीट टॉप, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना, आप यहाँ से कर लें या फिर आप बाहर आ जाए, ठीक है। आपने इस एरिया को रिपीट करवाना है, आपने इसको हाईलाइट कर लिया, आपने प्रिंट लेआउट पे जाना है, प्रिंट लेआउट पे जाके बाद आपके पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रिंट टाइटल बार, ठीक है। आपने इसको क्लिक करना है, ठीक है। प्रिंट इसको आपने ये एरिया करके आपने सिंपल, ठीक है, आपने क्या, रॉ टू द रिपीट कॉलम, आपने इसको क्लिक कर देना है और आपने ये एरिया सेलेक्ट करवा देना है, ठीक है। और दोबारा क्लिक करके आपने सिंपल ओके कर देना है और कुछ भी नहीं करना। अब जरा कंट्रोल एस करें और F2 दबाएं जरा, अब क्या जादू होगा, यहाँ से देखें क्या जादू हुआ, आया कुछ समझ में, ठीक है। जब मैंने प्रिंट टाइटल को रिपीट करवाया तो ये इस हेडिंग के ऊपर भी टाइटल आपके सामने शो हो रहा है और सेकंड वाली हेडिंग के ऊपर भी, यहाँ पे भी देखें टाइटल शो हो रहा है, आ रहा है समझ में। तो ये चीज होती है जनाब हमारी प्रिंट टाइटल एरिया, ठीक है। क्लियर हो गई जनाब। अब उसके बाद यहाँ पर आपको ग्रिड लाइंस भी शो करवाना है, ठीक है। तो ग्रिड लाइंस कैसे एक्टिव करेंगे, ग्रिड लाइंस एक्टिव करने के लिए आप जाएंगे दोबारा कंट्रोल F2 पे, ठीक है। आप जाएंगे पेज सेटअप के ऊपर, ठीक है। पेज सेटअप के ऊपर आपको ग्रिड लाइन करना, आप शीट के ऊपर आएंगे, आपने यहाँ पे ग्रिड लाइन लगानी। ग्रिड लाइन से पहले एक चीज और मैं आपको बता दूं, आपके पास यहाँ पर हेडर एंड फुटर है, ठीक है। अगर आप पेज नंबर लगाना चाहते हो तो यहाँ से आप नीचे से, जैसे आपके पास फुटर है ना, आप यहाँ पे हेडर, अगर आप हेडर पे आ गए जब आके पेज नंबर वगैरह लेकिन देना चाहते हैं, जैसे पेज नंबर है ना, पेज नंबर 1 है, फिर डेट एंड टाइम, तो आप यहाँ पे पेज नंबर दे देते हैं, ओके। यहाँ पे देखें पेज नंबर आ रहा है, ठीक है। अब दोबारा पेज पे चले जाएं, आप फुटर देना चाहते हैं तो हेडर फुटर पे चले जाएं, आप कोई फुटर देना चाहते हैं कि भाई फुटर देना चाहते हैं, यहाँ पे कह रहे हैं एक्सेल प्रोजेक्ट शीट, ठीक है। यहाँ पे पेज नंबर है, यहाँ पेज नंबर क्या 1 से लेके कहाँ तक पेज है आपके पास, आपने इस पे क्लिक कर दिया तो आपके पास 1 to 2 पेज आप प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। यानी यहाँ देख रहे हैं ना 1 से 2, यानी अभी आप 1 पर है, ठीक है, ऐसा लिखा होता है ना 1 से 2, नीचे आएंगे तो 2 to 2 आपके सामने आ रहा है, ठीक है। एक तो सेटिंग ये, आप चाहते हैं कि ये पेज जो फाइल है वो कहाँ पे सेव है वो भी पता चले, ताकि अगर कभी कल को मैं भूल जाऊं तो प्रिंट आउट मैं चेक करता हूँ अपनी फाइल में कि भाई ये फाइल कहाँ सेव है, मुझे दोबारा जरूरत पड़ेगी तो वहां से मैं इस फोल्डर से ओपन करना चाहता हूँ, उसका पाथ अगर मुझे यहाँ शो करवाना है तो उसके लिए भी मैं पेज सेटअप पे जाऊंगा, ठीक है। मैं जाऊंगा हेडर एंड फुटर पे और मैं यहाँ से क्लिक करके यहाँ से देखिए पेज के बात आ रही है कि ई स्मार्ट, यहाँ पे इसको एक्टिव करके ओके करूंगा तो ये देखिए पे आपके सामने ये, ठीक है। पेज नंबर ये फला 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 मतलब की जगह शीट है, उसकी शीट पे भी आ रही है। अगर इसको हटाना है आपने तो इसको हटा के दोबारा से हेडर फुटर पे जाएं और यहाँ से क्लिक करके आप नहीं शीट वगैरह आप ऊपर आके भेज दो, ये कर दें, ठीक है। इस तरह से भी आप सेट करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन थे। अगर आपको आप ग्रिड लाइंस के ऊपर लेकर आना है तो ग्रिड लाइन देखिए प्रिंट आउट के ऊपर एक्सेल के कॉलम्स जो होते हैं वो शो नहीं होते, या तो आप वहां से इसके बॉर्डर्स लगा दें फॉर्मेट सेल से, जो भी बताइए। अगर आप यहाँ से लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर दें, पेज सेटअप पे जाएं, शीट पे जाएं, तो यहाँ से ग्रिड लाइंस को फ्रंट पे ग्रिड लाइंस को चेक करके ओके करें, तो अब यहाँ पे जो एक्सेल की अपनी ग्रिड लाइंस है वो आ जाएंगी, ठीक है। क्लियर है। और आप इसको प्रिंट कर दें, सिंपल ये वही एरिया प्रिंट होगा और आपके सामने प्रिंट आउट आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ जनाब आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। एक दफा हम इस क्लास का रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है, अपने लेक्चर्स का रिव्यू कर लेते हैं, उसके बाद क्लास को एंड करते हैं। जनाब सबसे पहले टुडे क्लास टुडे क्लास टॉपिक इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, आज हमने सबसे पहले हमने आपके सामने
फॉर्मूला मार्कशीट भी देखा, मार्कशीट में हमने रिजल्ट का फॉर्मूला देखा। रिजल्ट बेसिकली क्या चीज, ठीक है। रिजल्ट में हमने देखा जनाब कि अगर सब्जेक्ट वाइज अगर एक बच्चा है, सपोज अगर वो उसके 5 सब्जेक्ट है, 5 में से किसी एक सब्जेक्ट में ही फेल हो जाता है तो उसका रिजल्ट फेल ही काउंट होगा। तो उसके लिए हमने देखा कि सब्जेक्ट में कोई एक बच्चा भी अगर फेल है, ठीक है, हमने सब्जेक्ट का उसको रेफरेंस दे दिया, सब्जेक्ट पे एक कंडीशन लगा दी हमने, भाई कोई भी सब्जेक्ट में अगर 42 से अबव अगर नंबर है तो वो पास, अगर 40 से लेस देन हो तो वो रिजल्ट क्या शो फेल। उसके बाद हमने उसका रैंक पता कर दिया कि हमने परसेंटेज के ऊपर कि ये परसेंटेज पे रैंक में सबसे फर्स्ट पे कौन है, सेकंड पे कौन है। इसका मैंने आपको लास्ट का भी फॉर्मूला बताया था कि फर्स्ट पोजीशन टू, इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग से ही बताया था। इसके बाद थर्ड इसमें फॉर्मूला पढ़ा था हमने मैच। मैच का फॉर्मूला ये था कि फलाना स्टूडेंट की लिस्ट थी, एक स्पेसिफिक स्टूडेंट का रोल नंबर हमें पता करना था, उसके लिए हमने उसका मैच का फॉर्मूला लगाया। उसके बाद मेन्यू में हमारे सबसे पहले डेटा सॉर्टिंग की है, ठीक है। फिर एक ग्रुप अनग्रुप का डेटा को ग्रुप किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अनग्रुप किस तरह है, कॉन्सोलिडेट डेट का मतलब क्या होता है, दो डिफरेंट शीटों को मर्ज करके एक तीसरी शीट में लेकर आना, तो हम कॉन्सोलिडेट करते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी हो किसी की, तो हम उसके लिए डेटा वैलिडेशन यूज करते हैं। इंसर्ट में पाइवट टेबल, पाइवट चार्ट। पाइवट टेबल, पाइवट चार्ट क्या होता है कि डेटा को हम अपनी मर्जी के मुताबिक कंज्यूम करके देख सकते हैं। इसके अलावा प्रोटेक्ट शीट के ऊपर पासवर्ड कैसे रखते हैं और बुक्स पे पासवर्ड किस तरह रखते हैं, ठीक है। किसी भी रॉ कॉलम को फ्रीज करके किस तरह से हम डेटा एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा सेल की फॉर्मेटिंग किस तरह कर सकते हैं, सेल को किस तरह से हम फॉर्मेट बना सकते हैं। रॉस को की अलाइनमेंट्स देखी हमने, अलाइनमेंट्स रॉ के रॉ को कितने हाइट पे करना है, कितने कॉलम पे सेट करना है, वो देखा हमने। फाइल पे पासवर्ड किस तरह से लगा सकते हैं, ब्लेंड का ऑप्शन देखा। उम्मीद करता हूँ जनाब आज की क्लास आपको समझ में आई है। इस क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, 11 बजे से लेके दिन के 2 बजे तक मुझे कॉल कर सकते हैं, वॉइस सकते हैं। अगर कोई ईमेल पे कुछ पूछना चाहते हैं info.sarsajid@gmail.com पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम के ऊपर अगर आप चाहते हैं अगर इसका लिंक, तो सर डॉट साजिद अंडरस्कोर अकेडमी पे जाएंगे तो इंस्टाग्राम पे इसका लिंक शेयर होगा। ट्विटर्स के ऊपर जाएंगे तो स्पेस में आप साजिद अकेडमी लिखेंगे तो वहाँ पे इसका लिंक शेयर होगा। इसके अलावा फेसबुक पे सर साजिद लिखेंगे, वहाँ इसका लिंक शेयर होगा। और यूट्यूब पे भी ये वीडियो अपलोड होगी, सर साजिद कंप्यूटर अकेडमी सर्च करेंगे तो वहाँ पे भी ये वीडियो अवेलेबल होगी। तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा जनाब, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। आ, आ, अपने मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।